तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं पिंकी आपके अपने चैनल एजुकेशन इज बेस में। और आज हम जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ये लेसन करने वाले हैं कंप्लीट। ओके, इसमें आप लोग देखोगे कि किस तरह से हम हिस्ट्री में इतने आसान स्टोरी टेलिंग मेथड से जो है ना चीज़ों को सीख जाते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है ना आप अपने एग्जाम्स में लेके आ सकते हो। इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेलेंट मार्क्स इन योर एग्जाम यू ऑल हैव टू स्टडी इन ए बेटर मैनर। सो करते हैं अपना ये लेसन कंटिन्यू। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे क्या है। देखो ये क्या है, देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप, पहले तो ये नाम समझो, यूरोप है क्या। देखो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत बच्चों को पता है लेकिन कुछ को नहीं पता है, उनके लिए बता देती हूँ। देखो जैसे हमारा ये एशिया महाद्वीप है, इसके अंदर यहाँ पे भारत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भारत पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास एक यूरोप है, यूरोप के अंदर हमारे पास फ्रांस, जर्मनी और आज के समय में बता रही हूँ ऑस्ट्रिया, ये सब चीज़ें पड़ती है। तो इसको बोलते हैं यूरोप। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद बोले तो क्या, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। पहले तो देखो राष्ट्रवाद, देखो राष्ट्र का बनना, राष्ट्र के बनने की जो प्रोसेस है उसके थ्रू कोई भी एक एरिया उसको हम राष्ट्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, वो हमारा एक राष्ट्र है ना, एक देश है। जब ये भारत देश बना तो उसके बनने से पहले यहाँ पे सब जगह अलग अलग भाषाएं तो आज भी बोली जाती हैं, अलग अलग सिक्के, अलग अलग वहाँ के राजा, अलग अलग हेड होते थे। ठीक है, अलग अलग एरिया और वहाँ के झंडे भी अपने अलग अलग होते थे। लेकिन अब जब भारत एक राष्ट्र बन चुका है तो यहाँ पे पूरे के पूरे देश में क्या है, एक ही झंडा लगता है। ठीक है, ऐसे ही एक ही झंडा हमारा है। तो इस तरह से एक ही हमारी राष्ट्रभाषा निश्चित कर दी गई है, हिंदी। तो इस तरह से यूरोप में भी कभी ना कभी तो वहाँ पे भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ होगा। तो देखो इस चीज़ को जानने के लिए अगर आपको ये चीज़ें जाननी है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, जब हमारे यहाँ पे राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था। देखो क्या होता था उस टाइम पे ना, बहुत सारे उस समय में बहुत सारे राजा तो बहुत ही एक अच्छे लेवल के होते थे, अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। लेकिन उन्हीं में से कुछ राजा ऐसे भी होते थे जो बहुत ही खराब होते थे। वो उनका बस काम होता था कि जनता से कैसे भी कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से यूरोप में भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, यूरोप में एक राजा हुआ करता था लुई 16। क्या हुआ करता था? लुई 16। लुई 16। अब ये 16 क्या है, देखो 16 का मतलब क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले ये होता था कि कोई राजा है, उसका लड़का फिर राजा बनेगा, उसका लड़का फिर राजा बनेगा, उत्तराधिकारी बनाते थे ना। तो ऐसे ही ये मान लिया जाए पहले नंबर पे कोई राजा बैठा है तो ये दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे कर करके ऐसे जाते जाते एक नंबर आएगा 16। 16वें नंबर पे जब कोई राजा बैठा लुई वुब्रो वंश का, तो वो लुई 16 कहलाया। ठीक है, लुई 16 वहाँ का राजा बना। ये बहुत ही ज़्यादा निरंकुश था। निरंकुश क्या है? जिस पर कोई भी अंकुश न लगाया जा सके। देखो निरंकुश का मतलब इसको हम कहते हैं भी लुई 16 बहुत ज़्यादा निरंकुश था। निरंकुश क्या है? निरंकुश का मतलब देखो, निरंकुश नहीं लग सकता जिस पे अंकुश। अंकुश का मतलब नियंत्रण, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। कोई इसको कुछ समझाएगा तो वो मानेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये राजा लोगों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता है और पूरे के पूरे समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, तो इसको कोई बोलने वाला नहीं है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसकी जो ये काम कर रहा है इन पे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं ही है, तो इसलिए इसको निरंकुश कहते हैं। निरंकुश वो होता है जो अत्याचार करे, जो मतलब उसके अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भी जनता दुखी है सुखी है, बस उसको अपना टैक्स लेना है कैसे भी करके। ठीक है, ये निरंकुश है। ठीक है, लुई 16 बहुत ही ज़्यादा निरंकुश था। उसने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वहाँ पे बहुत ही तरह के अजीब अजीब से काम कर रखे थे जिससे वहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी। देखो क्या है वहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लिया जाए किसी बंदे के पास उसके खुद के खेत हैं उसके पास। ठीक है, मान लीजिए उसके पास 5 से 6 उसके पास खेत हैं, उसकी खुद की ज़मीन। ठीक है, उस पे काम करता है खुद किसान जिसकी ज़मीन है, और सारा का सारा पैसा राजा को देना पड़ता है टैक्स के रूप में। सिर्फ इनके पास तो इतना ही पैसा बचता है कि भी ये क्या अपना खाना पीना कर सके। तो पैतृ भूमि, इनकी जो पैतृक भूमि थी
पैतृक भूमि पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका था? राजा का होता था। क्यों? क्योंकि ये टैक्स उनसे ले लेता था। ठीक है, तो लुई 16 निरंकुश था। दूसरी बात, इसने क्या कर रखी थी, पूरे के पूरे समाज को ना 3 वर्गों में बांट रखा था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, और तीसरा है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, देखो उच्च वर्ग में क्या थे, ये पादरी वगैरह आते थे। ठीक है, पादरी और कुलीन वर्ग के, कुलीन क्या, अमीर जमींदार व्यक्ति इसमें आते थे। इसमें मध्यम वर्ग के व्यक्ति आते थे, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, कुछ ऐसे। ठीक है, निम्न वर्ग के आदमी कौन होते थे? जो ये मजदूर होते थे, जो खेतों में काम करते थे, इनसे बेगार ले जाते थे। बेगार का मतलब होता है बगैर पैसों के किसी से काम करवाना। इनको ये पैसे नहीं देते थे, उल्टा ये जो भूमि उपजाते थे इनसे छीन के जो है ना ये ले जाते थे। ठीक है, ये 3 भागों में बांट रखा था। जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, इनको इसने राजा ने बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लेवल के अधिकार दे रखे थे। क्या कि भी जैसे उच्च वर्ग के व्यक्तियों को इसने सेना में भर्ती कर रखा था, सैनिक बना रखा था। अब सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा, यानी कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार दे रखे थे। जन्म आधारित इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे कि भी सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा। और इसमें पादरी वर्ग के भी आदमी आते थे। जो पादरी वर्ग के आदमी थे उनको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कर में छूट दे रखी थी लुई 16वें ने, कि जो चर्च के आदमी हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। जो इनके दरबार में काम करते हैं, जो इस राजा के महल में काम करते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। सैनिक हैं उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो उच्च वर्ग के आदमियों पर कोई टैक्स नहीं लेता था ये। और जो सारा का सारा टैक्स इन मध्यम और निम्न वर्ग के व्यक्तियों से लिया जाता था। ठीक है, राजा लेता था। इसके अंदर उच्च वर्ग के अंदर पादरी भी आते हैं। जैसे पादरी तो समझते हो, पादरी जैसे मंदिरों में ब्राह्मण बैठते हैं वैसे ही पादरी बैठते हैं चर्च में। ठीक है, उनका जो भी होता है वही लेते हैं, उठाते हैं, जो भी होता है उनका। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई? यहाँ तक आई हैं समझ में? अरे आ गई है तो बताओ। अगर चीज़ें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर नहीं समझ में आती है तो डिसलाइक भी कर देना। मुझे डिसलाइक भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, डिसलाइक पक्का कर देना अगर समझ में नहीं आया है तो, और समझ में आया है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, देख तो भी ये क्या है, जन्म पे आधारित विशेष अधिकार उसने ख़त्म कर दी। तीसरी बात, इस लुई 16वें ने क्या कर रखी थी, इसका जो है ना इसकी वाइफ थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी आंतियन से इसने शादी कर रखी थी। किसने? लुई 16वें ने। मैरी आंतियन, ठीक है, मैरी आंतियन से इसने जो है ना शादी कर रखी थी। मैरी आंतियन के पीछे इसने 15,000 सैनिक लगा रखे थे। 15,000 सैनिक किस लिए? अरे 2 ही लेडीज़ काफ़ी होती हैं इसका काम करने के लिए, रोटी इसको तैयार करने के लिए, नहलाने के लिए 2 ही लेडीज़ काफ़ी थी। लेकिन इसने 15,000 सैनिक इसके ऊपर लगा रखे थे इसकी जी हजूरी करने के लिए। जी हजूरी बोले तो क्या, इसने कह दिया कि पानी लेके आओ तो पानी ले आए। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए 15,000 सैनिक मैरी आंतियन के ऊपर। और देख लो 15,000 की तुम एज्यूम करके देखो, अब 15,000 सैनिक है, इनके ऊपर कितनी इसको सैलरी देनी पड़ती थी इन 15,000 सैनिकों को। और वो सारी कहाँ से आती थी? इन लोगों से आती थी, मध्यम और निम्न वर्ग के व्यक्तियों से, कर के रूप में। ठीक है, ये बात इन्होंने जो है ना जनता पे बहुत ही ज़्यादा खराब कर रखी थी। और चर्च के आदमी है, जो उच्च वर्ग के जमींदार हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं था, सारा ही नहीं पे था। ठीक है, और जन्म पर आधारित इन्होंने विशेष अधिकार दे रखे थे। जन्म पर आधारित, जैसे भी सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा। और इस तरह से मान लिया जाए मध्यम वर्ग में वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो इनके पास इतनी अच्छी काबिलियत है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके पास इतनी अच्छी काबिलियत है, स्किल है, लेकिन फिर भी इस जन्म पर आधारित विशेष अधिकार के कारण ये कभी भी सेना में भर्ती नहीं हो पाते। इनके पास कोई जरिया नहीं बचा है कि ये अपने आप को एक अच्छे लेवल पे कल को लेके जा सके। अब मान लिया जाए इस बंदे के मध्यम वर्ग में एक व्यक्ति है, उसने भी कोई एग्ज़ाम दिया, उसके 90 नंबर आ गए, और यहाँ पे कोई आदमी है उसने एग्ज़ाम दिया, उसके 30 नंबर आ गए। ठीक है, अब 30 वाला भी ये सैनिक का बेटा है तो ये सेना में भर्ती हो जाएगा और ये घर पे बैठेगा। तो इस तरह से इन व्यक्तियों के पास कोई भी जरिया नहीं बचा है कि वे कल को आने वाले समय में अपने आप को समाज में एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके। तो ये चीज़ें थी जो इसने ख़राब कर रखी थी। बल्कि देखो जो लुई 16वां है ना,
ये क्या कहता था, लुई 14वां इसका दादा हो गया। ये तो ये बात तक कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरा वचन ही है शासन, मैंने जो कह दिया वही नियम है, वही कानून है और वही सबको फॉलो भी करना पड़ेगा। ये बात तक कहता था इसका दादा। देखो इसका दादा लुई 14वां कैसे हो गया, उसको कोई नाम नहीं है, नाम हमको याद नहीं रखने। देखो लुई 16वां है, लुई 16वें का पापा हो जाएगा लुई 15वां और उसका भी पापा हो जाएगा लुई 14वां। तो ये बात तक कहता था। तीसरी बात, इसने जो सबसे ज़्यादा जनता के मन में खटकती थी, जिसकी वजह से ये 1789 की क्रांति हुई, वो क्या थी ये देखो। जो लुई 16वां था, इसने एक प्रणाली, एक नियम, एक प्रक्रिया लागू कर रखी थी, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था, देखो ये क्या है सामंती व्यवस्था। सामंत, वहाँ पे इन्होंने सामंत लगा रखे थे। देखो क्या है, यहाँ पे जमींदार आदमी है, ठीक है, ये यहाँ पे राजा बैठा है। राजा ने बोल दिया कि भी मेरे को इतना टैक्स चाहिए इन बंदों से। इसने बोल दिया 5000 का इसने टैक्स लेना है, राजा ने, इन बंदों से। ये जमींदार है यहाँ पे, इन जमींदारों ने अपने नीचे लगा रखे किसान। इस जमींदार के नीचे मान लिया जाए 3 किसान हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जमींदार ऐसे करके हर एक ने अपने नीचे 5-5, 7-7 किसान लगा रखे हैं। ये किसान क्या करवाते हैं, न तो ये काम करते ना किसान काम करते, ये किसान आगे काम करवाते इस जनता से काम करवाते, मजदूरों से काम करवाते हैं। और इन मजदूरों से सारा का सारा पैसा ये जो है ना टैक्स के रूप में ले लेते हैं। ये इनसे टैक्स लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, इनको सिर्फ उतना ही खाना मिलता है। इनको तो देखो जो जनता काम कर रही है ना, इनको कोई पैसा नहीं देता। देखो काम ये कर रहे, जमीन इनकी, काम करने वाले ये, पैतृक भूमि है इनकी, पिता की, दादे परदादा की भूमि है इनकी, मजदूरों की। और इनसे सारा का सारा अनाज जितना भी उपजता है किसान ले जाता है, किसान उसको बेच के सारे पैसे जमींदार को लेता है, जमींदार को देता है, जमींदार कुछ पैसे रख के जितने भी इसने टैक्स देना होता है दे देता है। देखो ये आराम से बैठे काम ये कर रहे हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा। तो जनता में एक क्रोध का, एक प्रतिशोध का कारण यही था कि भी सामंती व्यवस्था वहाँ पे लागू हो रखी थी। दूसरा था ये वाला जो जन्म पे आधारित विशेष अधिकार थे। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है ना जनता को खटकती थी। ये सोचते थे भी हमारी पैतृक भूमि, हम भी तो नागरिक हैं। और दूसरा था नागरिक के विचार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्याप्त थे। देखो नागरिक जैसे विचार वहाँ पे क्या व्याप्त थे कि ये मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के आदमी कहते थे कि हम भी तो नागरिक हैं, हमें भी तो वैसे ही अधिकार मिलने चाहिए जो दूसरों को मिलते हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हमें भी सेना में भर्ती करो, हमें भी दरबारी बनाओ, लाइक दैट। ये ऐसा बोलते थे। समझ रहे हो? समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिख दो, आता है तो भी कमेंट में लिखो, ठीक है। नई वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। और मुझे तो लगता नहीं है इतने सिंपल शब्दों में आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे राजा की वजह से ये चीज़ें थी। और फ्रांस में जो है ना सभी जगह नाप तोल के साधन अलग थे। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखो इसके बाद देखते हैं क्या है। हम वही प्रश्न कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्रश्नों पे फोकस कर रहे हैं और पूरी एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं इन प्रश्नों के माध्यम से जो हमारे एचपी के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी से कुछ भी दे देते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। हम 2017, 18, 19, 20 के एचपी के प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है। देखो फ्रांसीसी लोगों ने फिर क्या किया, जब राजा इतना दुराचारी है तो फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, 1789 में फ्रांस के राजा के प्रति इन्होंने क्या कर दिया, जन का सैलाब उमड़ा कि भी ये सारी चीज़ों को देखते। और 1789 में जो फ्रांस का राजा वो भगा दिया वहाँ से, ठीक है। 1789 में इन्होंने फ्रांस के राजा को बंदी बना लिया, ठीक है। भगाया नहीं था, बंदी बनाया था, ठीक है। वो भाग तो गया था वो वहाँ से, लेकिन बंदों ने 1789 में उन्होंने आगे से घेर के उसको बंदी बना लिया। और इसकी जो वाइफ थी मैरी एंतोइन, जिससे इसने शादी कर रखी थी, उसको भी इसने बंदी बना लिया था, ठीक है। और फिर इनको आगे जाके इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। वो डेट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों अपनी मेमोरी भरते हो, ठीक है। जब एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती कि इनको लुई 16वें को बंदी बनाया और उनको फांसी दे दी गई थी दोनों को, ठीक है। अभी इतनी सी बात नहीं आई है तो बता दो। देखो अभी ये इतना सा यहाँ तक हमारा कवर हो गया है। अब देखते हैं, देखो
फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के राजा को भगाने के बाद क्या क्या किया, पूरे देश का एक झंडा कर दिया। ठीक है, पूरे देश में देखो, ये मान लिया जाए फ्रांस अक्षेत्र है, यहाँ पे फ्रांस अक्षेत्र उस टाइम पे, देखो मैं अक्षेत्र क्यों बोल रही हूँ, अभी यहाँ पे ये राष्ट्र नहीं बना है। ठीक है, ये एरिया ही है, सिर्फ एक अक्षेत्र है। यहाँ पे फ्रांस के जो फ्रांसीसी बोलने वाले बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पर पूरे अलग अलग झंडे थे। यहाँ पे कोई अपना अलग झंडा बनाए हुए है, ऐसा कोई ऐसा अपना ऐसा झंडा बनाए हुए है, कोई ऐसा झंडा बनाए हुए है, तो इन सब का एक ही झंडा कर दिया गया। एक बात, ठीक है, ये राष्ट्रवाद, ये ऐसे प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे हुआ, तो ये चीज़ें देख रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना क्या है, अब ये फ्रांस के राजा को भगाने के बाद ये एक होंगे ना, एक होना ही राष्ट्रवाद बनना है। जब ये एक होंगे तभी तो ये एक राष्ट्र के रूप में उभरेगा। ठीक है, तो ये राष्ट्र के रूप में उभारना है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले एक झंडा बनाया। दूसरी बात, इन्होंने जो स्टेट जर्नल, देखो पहले यहाँ पे जो लुई सोल्वा था ना, लुई सोल्वे ने एक स्टेट जर्नल बना रखी थी, स्टेट जर्नल। ये जर्नल, इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था कि भी जनता की भलाई के लिए, ये देखो लुई सोल्वा जो राजा था, उसके नीचे एक कुछ लोगों का समूह होता है स्टेट जर्नल, जो कि भी राजा को सलाह देता है भी ये नियम बनाओ, ये कानून बनाओ। लेकिन जो ये बंदे थे ना, ये कुछ नहीं करते थे, सिर्फ जो राजा ने जो कुछ भी कह दिया उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे कि भी राजा ने कह दिया भी ये काम ठीक है, तो ये कह देते थे हाँ ये बहुत ठीक है। उन्हें जनता के भलाई के लिए कभी काम नहीं किया था इस स्टेट जर्नल को। ठीक है, इस स्टेट जर्नल में जो बंदे होते थे, पहले लुई सोल्वा जो राजा था उसकी इच्छा से ही इसमें शामिल हो पाते थे, लेकिन अब राजा जा चुका है, राजा को इन्होंने भगा दिया है, राजा को बंदी बना लिया। राजा को बंदी बनाने के बाद स्टेट जो जर्नल है, स्टेट जर्नल का चुनाव जो वहाँ के आम जनता है उनके हाथ में दे दिया। वहाँ के जो सक्रिय व्यक्ति हैं जिन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है, किसमें, राजा के प्रति क्रांति करने में। ठीक है, स्टेट जर्नल का चुनाव सक्रिय व्यक्ति हो, यानी कि आम जनता के हाथ में आ गया है। तीसरी बात, इन्होंने क्या किया, वहाँ की पूरे फ्रांस की एक भाषा कर दी गई, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच वहाँ की भाषा कर दी गई, पूरे फ्रांस की फ्रेंच भाषा हो गई। नंबर 4 पे क्या किया उन्होंने, वहाँ का झंडा तो मैंने बता दिया, वहाँ पे एक वहाँ का, जब ये फ्रांस की क्रांति होती थी, वहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए, राजा के प्रति क्रांति में शामिल करने के लिए एक मरसेई नाम का एक सॉन्ग गाया जाता था, एक गाना गाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत होते हैं, राष्ट्रगान को सुन के हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो आपको पता है कि जब 26 जनवरी के दिन हम वहाँ पे जाते हैं अपना ये प्रोग्राम वगैरह सुनने और वहाँ पे राष्ट्रगान चलता है, तो कैसे हम सावधान की अवस्था में खड़े हो गए, कैसे मतलब अंदर से रोम रोम खड़े हो जाते हैं हमारे। तो ऐसे ही वहाँ पे मरसेई नाम का एक राष्ट्रगीत था, उसी को इन्होंने राष्ट्रगान की जो है ना, राष्ट्रगान इसको बना दिया गया। राष्ट्रगान किसको बना दिया गया, मरसेई नाम के जो वहाँ का एक गीत था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी, इससे भी राष्ट्रवाद की भावना का वहाँ पे विकास हुआ। ठीक है, और भी काम किए थे, जैसे छोटे छोटे भी वहाँ पे नाप तोल के साधन थे, वो एक समान कर दिए गए थे। नाप तोल के साधन एक समान कर दिए गए थे, वहाँ के सिक्के जो, और जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार, कुछ तो इन्होंने भी कर दिए थे ख़त्म, और कुछ जन्म पर आधारित इन्होंने विशेष अधिकार ख़त्म कर दिए, क्योंकि राजा तो जा चुका है। ठीक है, और चौथा क्या था, इन्होंने जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था इसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। सामंती व्यवस्था क्यों ख़त्म किया, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना, जो जनता उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शोषण होता था। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने कर दी। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। 2 मिनट का ब्रेक। भी एक बार एक क्लास में छोरा हुआ है, वो कदे नहीं पढ़ कांदा, और भी मास्टर ने एक बात कह रखी थी, जब भी मैं टेस्ट लेऊंगा थारा 20 डंडे मारूंगा, एक सवाल गलत पांदे 20 डंडे मारूंगा। भी एक छोरा था तीनों ठाठी, कदे काम नहीं करा करता। उन्हें भी एक शेर सुनाया स्टेज पर चढ़ के ने, भी उस दिन भी मास्टर ने टेस्ट लेना था, उन्हें एक शेर सुनाया, मास्टर में ऐसा टेस्ट लेवे मैंने कदे नहीं पढ़ का आया, अरे मास्टर में ऐसा टेस्ट लेवे मैं कदे नहीं पढ़ का आया, और स्कूल के डर तक कदे मैं भी नहीं लुक्या। क्या था भी, क्या था मैं डंडिया के डर तक कदे नहीं घबराया। मार ले मास्टर, मार ले डंडे, आज मेरे कितने भी मुर्गा बना के
साले का मैं भी आज पेंट के मैंने कागज गाल का आया। जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग एक व्यक्ति ले रहा था जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन ने ही 1700 क्रांति में जो है ना लोगों को इस राजा के प्रति इकट्ठा किया, लोगों में जो है ना ये चीज़ें बताई कि भी तुम ये करो ये सब चीज़ें। इसने बहुत ज़्यादा मतलब राजा को भगाने में और वहाँ पे जो है ना लोगों को इकट्ठा करने में और भी यहाँ की सामंती व्यवस्था ख़त्म करने और ये सब चीज़ें करने में उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। ठीक है, फ्रांस का झंडा एक ही किया था उसने। ठीक है, और भी बहुत सारे काम किए। तो लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ये जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, फ्रांस की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो इन लोगों ने इस नेपोलियन को ही यहाँ का जो 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया था। 1804 में इस जनता ने, फ्रांस की जनता ने ही नेपोलियन को यहाँ का फ्रांस का सम्राट बना दिया। अब जब ये यहाँ का सम्राट बन गया तो इसके पास एक पावर आ गई है कि सम्राट तो कुछ भी कर सकता है, राजा तो कुछ भी कर सकता है ना। अब ये राजा है तो इसने क्या किया, इसने एक संहिता लागू की, संहिता जिसको हम नेपोलियन संहिता भी कह देते हैं। नेपोलियन संहिता के नाम से जो है ना ये विख्यात है। देखो संहिता शब्द कहते ही क्या आता है, संहिता क्या होता है, एक नियमों का, एक कानूनों की एक लड़ी होती है, नियम कानून होते हैं जिसमें कि भी मान लिया जाए हमारा फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस के लिए मैंने कुछ ये बनाना कि भी ये बंदे ये काम करेंगे, इन बंदों को ये चीज़ें नहीं करनी है, कोई भी आके भी किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं काम करने से। तो इस तरह के कुछ नियम बना दिए जिसको हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। एग्ज़ाम में HBSC बोर्ड में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1804 में जो नेपोलियन संहिता थी उसमें उसने क्या क्या चीज़ों को जो है ना शामिल किया गया था। देखो इसमें जो इसके नियम कानून थे, पहला तो इसने क्या किया था, इसने जो भी इस यहाँ पे फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी वो लागू हो रखी थी। कुछ तो भी उन्होंने बंदों ने ही, जो फ्रांस के बंदे थे उन्होंने ख़त्म कर दी थी, लेकिन पूरी तरह से नेपोलियन ने ख़त्म करी थी क्या, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था को जो है ना ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे जो जमींदार थे और जो किसान थे, इन किसानों को और जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था ना राजा को, किसान देते थे जमींदारों को, जमींदार देता था राजा को। इनके टैक्स को क्या कर दिया, करो से मुक्ति मिल गई इन दोनों को। ठीक है, एक बात। दो बात, तीसरा बात भाई जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार थे कुछ तो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए थे फ्रांस की क्रांति होने के बाद, जनता ने ही, लेकिन इसको पूरी तरह से ख़त्म किसने किया था, नेपोलियन ने। तो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार, जन्माधारित जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार, इनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया भी। ठीक है, किसने किया, नेपोलियन ने। और क्या किया, पूरे के पूरे फ्रांस में इसने क्या कर दी, एक समान कानून व्यवस्था लागू करती, एक समान कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था का क्या मतलब है कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। ठीक है, दूसरा भी संपत्ति के अधिकार को इसने सुरक्षा दे दी थी, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार बोले तो क्या, संपत्ति का मतलब ये है कि भी जिसने नाज उगाया वो उसी का है। ठीक है, भी यहाँ पे किसान व्यक्ति ने नाज उगाया तो उसी का, वो उसको किसी भी दाम पर बेचे वो उसका खुद का मैटर है। ठीक है, ये नहीं है भी राजा आएगा और उनसे टैक्स ले लेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को और ज़्यादा सुरक्षित कर दिया गया। जो किसान थे वहाँ पे उनको भूदास्ता से इसने क्या दिलवा दी, मुक्ति दिलवा दी कि भी अब तुम भूमि के दास नहीं हो, तुम्हारी ज़मीन कैसा भी करो खाओ। ठीक है, ये बात बोल दी थी। और भी इसने क्या कर दिया था, अभी पूरे के पूरे फ्रांस में एक ही तरह के सिक्के लागू कर दिए थे, एक ही तरह की मुद्रा लागू कर दी गई थी। ठीक है, जो पहले भी पूरे फ्रांस में अलग अलग थी। अब देखो फ्रांस का ये एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे जो क्या होते थे, छोटे छोटे एरिया होते थे, फ्रांस के ही हैं, लेकिन फ्रांस में भी अलगाव का भाव था। अब राष्ट्रवाद तो हो ही गया 1789 में। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ तो भी यहाँ पे एक राष्ट्र के रूप में उभर के आया फ्रांस। तो भी इसने क्या किया, एक ही तरह की मुद्रा कर दी। और भी जब फ्रांस से फ्रांस में जाएंगे, फ्रांस के किसी क्षेत्र में भी जाएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, तो कर को भी इसने निश्चित किया था, कर को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, और इसने और क्या किया था, अभी देखो यहाँ पे जाने के लिए जो है ना यहाँ पे सड़कें कच्ची हुआ करती थी। ठीक है, तो इसने भी क्या किया था, यहाँ पे यातायात के साधन भी
जैसे बग्गी वगैरह में लेके जाते होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो यातायात के साधनों का भी इसने विकास किया था, संचार के साधनों का इसने विकास किया था, ताकि भी संचार और यातायात से इनका व्यापार में बढ़ावा हो सके। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना नेपोलियन संहिता में आती है और ये बार बार एग्जाम में आती हैं। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भी इतनी बार एग्जाम में आया है, और अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो पछताना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरिट आने के लिए ना एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो 10th में ना कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है, क्योंकि तुम्हारे 98% भी मार्क्स आते ना तब भी एक हो गए, काश 99 आ जाते, इतना सा और पढ़ लेती। तो जितना हो सके ना पढ़ते रहो, ठीक है। यही टाइम है, कहीं पे भी जाओगे तुम्हारे 10th के मार्क्स ही देखे जाते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाओ 10th के मार्क्स हमेशा पूछे जाते हैं। इवन आप +2 बेस पे भी फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे भी आपके 10th के मार्क्स हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, समझ में आई हैं। और ये पूछ रही हूँ समझ में आया है? आया तो फिर लाइक कर दो, और नहीं आया तो फिर डिसलाइक भी कर दो, ऐसी क्या बात है भाई। एक बार एक आदमी कसूता ठंड का टाइम उन्हें के सोची चल जाकर ना बड़ी चाय पी ले। भी दुकानदार तक जाकर बोलिया वो, भाई दुकानदार साहब मेरे तीना इतनी बढ़िया चाय बना दे भाई जिसने पी कर न कति तन मन झूमन लाग जा। तभी दुकानदार छुटे के बोलिया, भाई चलिया जाओ रे थे, मारे उरे भैंस का दूध आवे नागिन का नहीं। No, 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 no. अभी ये फ्रांस के राजा के बारे में देखते हैं। जो भी नेपोलियन हमारा फ्रांस का सम्राट बना है, इसने बस इतने से हिस्से में, फ्रांस के इतने से हिस्से में जो है ना ये राजा बना वहाँ का, ठीक है। अब उसने क्या किया, फ्रांस की जनता बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है। आप एक लेवल का अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ की जनता कितनी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ पे सामंती व्यवस्था और करों से इनको मुक्ति मिल गई थी। तो ये बात पूरे फ्रांस में फैल गई। जो इससे भी नेपोलियन के अधीन नहीं है उनमें भी ये जो बात धीरे धीरे आग की तरह फैली, और यहाँ के लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। बोले कि भी नेपोलियन भैया आप हमारे यहाँ पे आओ। भैया तो कौन कहता है, भी शासक भी नेपोलियन राजा आप हमारे यहाँ पे आओ, और भी हमें भी जो है ना इन निरंकुश राजाओं से जो है ना मुक्ति दिलाओ। तो धीरे धीरे जो ये जब इनमें गया तो यहाँ पे इन हिस्सों में, फ्रांस के हिस्सों में कुछ दल बनने लगे जो भी नेपोलियन का स्वागत करते थे। उनका नाम कहते हैं जैकोबिन दल। जैकोबिन दल क्या, फ्रांस के दल हैं जो कि भी नेपोलियन के स्वागत के लिए उनका रास्ता साफ करते थे। जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी बंदे भी ये कहते थे नहीं नेपोलियन यहाँ पे नहीं आएगा, उनको ये पहले ही साफ कर देते थे, रास्ते से हटा देते थे, और नेपोलियन का धूमधाम से जो है ना स्वागत कर देते यहाँ पे, कहाँ पे, फ्रांस के एरिया में। तो जैकोबिन दल का भी प्रश्न आता है कि जैकोबिन दल क्या थे। जैकोबिन दल वो दल हैं जो भी फ्रांस में बने थे नेपोलियन के स्वागत के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो भी धीरे धीरे जो इसने अच्छे अच्छे काम किए, ये सारी बातें फैलने लगी पूरे के पूरे इन वाले हिस्सों में, पूरे यूरोप में फैलने लगी। तो भी इसने क्या सोचा, यहाँ की जनता ये सोचने लगी कि भी हमारा जन्म पूरे के पूरे यूरोप को इसने निरंकुश राजाओं से आज़ादी दिलवाने के लिए हुआ है, उदारवाद लेके आने के लिए हुआ है। अब ये उदारवाद क्या है, देखो गुस्सा ना करो, ऐसे बोल रहे थे। देखो उदारवाद क्या है, उदारवाद का मतलब समझो, ये राजा सोचता है कि भी यहाँ की जनता सोचने लगी हमने पूरे यूरोप में उदारवाद लेके आना। उदारवाद का क्या मतलब है, देखो उदारवाद, लिबरिज्म ये एक लैटिन भाषा का जो है ना वर्ड है। अगर लिबर वर्ड आप लोग डिक्शनरी में डालते हो तो इसका मीनिंग निकल के आएगा आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि इन लोगों को आज़ादी चाहिए है राजाओं से, ठीक है। और उदारवाद है ना ये कहता है कि भी जो नियम, ये बहुत ही ज़्यादा कड़े नियम कानून राजाओं ने बना रखे हैं, उनसे आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो उदारवाद किस चीज़ पे फोकस करता है, जो भी निरंकुश राजाओं के द्वारा बनाए गए खराब नियम कानून है, खराब एक मतलब जो जनता की भलाई के लिए नहीं है, जो जनता के हित के विरुद्ध नियम कानून है, उनको हटाना ही उदारवाद लेके आना है। तो ये बोलने लगे कि पूरे यूरोप को उदारवाद लेके आना है। तो भी यहाँ पे नेपोलियन का राजा चला इधर की तरफ, जैसे ही चला तो इधर पड़ता परसा, और परसा के नीचे परसा में जर्मनी बोली जाती है, और जर्मन बोलने वाले यहाँ पे बहुत सारे इलाके हैं। इन सब को
जो है ना भी यहाँ पे छोटे छोटे जर्मन बोलने वाले इलाके, नीचे पड़ता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के नीचे पड़ता है भी यहाँ पे इटली, इटली में सार्डिनिया पिडमांट, यहाँ पे लम्बार्डी पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है वेनेशिया, यहाँ पे पड़ता है सार्डिनिया पिडमांट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमांट लम्बार्डी वेनेशिया ये पड़ता है। यहाँ पे परसा है और उस तरफ पड़ता है रूस, रूस के बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है पोलैंड और यहाँ पे पड़ता है भी ब्रिटेन, ठीक है। अब इसने जिसको आज हम इंग्लैंड कहते हैं वो ब्रिटेन है ये, ठीक है, नहीं समझ रहे, अरे ब्रिटेन ही इंग्लैंड है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जो राजा है इधर चलता है, पर इसने भी जर्मनी को जीत लिया, जर्मनी के जो छोटे छोटे हिस्से हैं इनको जीत लिया और इसने क्या बनाया, 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया, ठीक है। अब भी धीरे धीरे अब यहाँ की जनता देखो, इसने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे काम किए जनता के लिए, लेकिन उसने आगे जाके क्या किए, बुरे काम करने शुरू कर दिए जनता के लिए। बुरे काम कैसे, जैसे मान लिया जाए फ्रांस के राजा नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मान लिया अब देखो कोई बंदा है वो आपके लिए 5 अच्छे काम कर दे और वहीं पे वो 10 आपके लिए बुरे काम कर दे, तो आप उन 10 कामों को याद रखोगे एज कम्पेयर टू उन 5 अच्छे कामों के, ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में तो इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अब ये भी दूसरे राजाओं के जैसा ही था, ये भी यहाँ के लिए तो अच्छे काम कर रहा है, इन एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूलने लग गए नेपोलियन। और क्या किया देखो, एक एज्यूम करके देखो, इस नेपोलियन पूरे के पूरे फ्रांस की कितनी ज़्यादा जो है ना जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या, और यहाँ पे उतनी जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतने ज़्यादा यहाँ पे सैनिक भी होंगे, उन सैनिक की सारा का सारा जो खर्चा था इन बाहर के एरिया से लेने लग गया था, ठीक है। और दूसरी बात इसने बुरी क्या कर दी थी नेपोलियन ने, ये जिस भी एरिया को जीतता जाता वहाँ के बंदों को ज़बरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर लेता था। ये कहता था कि हमने तुम्हें आज़ादी दिलवाई, अब तुम भी मेरी सेना में शामिल होकर आप जो बाहर के इलाके हैं उनको उनमें आज़ादी दिलवाओ। आज़ादी कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा टैक्स ले रहा है, क्या ये आज़ादी है? अब खुद एग्ज्यूम कर सकते हो, इससे अच्छे तो ये पहले वाले राजा ही होंगे, ठीक है। तो भी ये वाले इलाके अब रोष प्रकट करने लग गए नेपोलियन के खिलाफ, तो भी ये बात धीरे धीरे रूस और इन तक देखो इतने एरिया जीत लिए हैं, अब ये रूस की तरफ बढ़ने चला है, ठीक है। अब रूस ने सोचा कि भी ये तो बहुत बुरा काम कर रहा है, कि भी अगर ये हम इन इलाकों को भी जीत लेगा, हमारे वाले इलाकों को भी, हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो भी उस समय पे एक यहाँ पे पड़ता ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था मेटरनिक। अब ये चांसलर नहीं पता है, देखो चांसलर ना एक बड़ी अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं ना, वैसे ही एक बड़े लेवल की अथॉरिटी जिसके पास भी कुछ भी करने की पावर होती है, वो वहाँ पे उस टाइम पे चांसलर कहलाता था। तो वहाँ पे वो कौन था? मेटरनिक था। इसने ऑस्ट्रिया ने, रूस ने, परसा ने और ब्रिटेन ने, ठीक है, इन चारों ने मिलके प्लानिंग की कि अब की बार जब भी फ्रांस का राजा आएगा तो उसको हम चारों की सेना मिलकर हराएगी। तो इन सारों ने मिलके क्या कर लिया, एकजुटता कर ली। और वैसे भी अगर ये एकजुटता भी कर लेना तो फिर भी ये जो है ना नेपोलियन हारने वालों में से नहीं था, ये तो प्रकृति ने इन चारों का साथ दे दिया। इन चारों ने क्या कर लिया है, गठबंधन कर लिया। ब्रिटेन, परसा, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि भी जब भी नेपोलियन आएगा तो उसको हराने के लिए पहले ही तैयार बैठे इनके सैनिक। तो जैसे ये इसकी तरफ बढ़ा 1815 में, तो उस टाइम पे बरसात होगी, भगवान ने, प्रकृति ने इनका साथ दे दिया चारों का। बारिश इतनी तगड़ी हुई, इतनी तेज जो है ना बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई कि नेपोलियन की जो सेना है वो जंगलों में से जा नहीं पाई। जंगलों में से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना सैनिक होते थे वो छुप करके जो है ना आक्रमण करते थे। अब इसको पता चल गया कि भी बारिश हो गया, जंगलों में से आएंगे तो भी कच्चा है, जंगल में तो कोई सड़क बनाता नहीं है, जंगलों में से आएंगे तो भी अच्छे से जो है ना चल नहीं पाएंगे। अब उनकी जो सेना आएगी वो सड़क पर से ही आएगी, पक्के मार्ग से आएगी। अब पक्के मार्ग से जैसे ही आएगी, रूस ने अपनी जनता जो है ना अपनी सेना लगा दी है चारों तरफ, अपने सैनिकों को छुपा दिया है किसके, पक्के मार्ग के चारों तरफ, यहाँ पे। जैसे इसकी जनता आई, मार मूर के इन चारों की सेना ने और इसको बंदी बना लिया, ठीक है। किसको? नेपोलियन को बंदी बना लिया है इन्होंने, ठीक है, नेपोलियन को बंदी बना लिया। अब 1815 में इस तरह से जो नेपोलियन का जो शासन था, जो इसका दौर था, वो ख़त्म हो चला, ठीक है। 1815 में भी इन चारों ने मिलकर फ्रांस को हराया। तब अब इन चारों ने मिलकर एक संधि की। अब ये देखो, इस फ्रांस के राजा ने इतने सारे इलाके जो ने जीत रखे थे, ठीक है, ये सारे इलाके जीत रखे थे।
अब ये क्या करेंगे, ये रूस, प्रशा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलकर इन्होंने एक संधि की वियना नामक स्थान पे। वियना कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना में ये चारों बंदे बैठे, 1 2 3 4, ये रूस, प्रशा, ये क्या है, रूस, प्रशा, ब्रिटेन और ये खुद ऑस्ट्रिया, ये चारों बंदे यहाँ पे बैठे। इन्होंने क्या कहा कि भी जो ये इलाके नेपोलियन ने जीत रखे थे इनको हम सारे बांट लेंगे। तो भी क्या हुआ, अब ये प्रश्न आता है कि वियना की संधि कब हुई? तो 1815 में हुई। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, 1 नंबर में भी आता है। और 6 नंबर में प्रश्न आता है कि वियना की संधि कब हुई, कैसे हुई और उसके द्वारा जो किए गए परिवर्तन है उसके लक्ष्य क्या थे, उसके परिवर्तन क्या थे, उनको बताओ। तो भी ये प्रश्न आता है। तो भी इसने क्या किया था, भी इसके वियना की संधि के लक्ष्य देखते हैं हम। ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने जो है ना जो किए थे, देखो भी बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बहुत ही अच्छे काम होने थे, लेकिन ये भी तो राजा ही हैं। अब ये रूस, प्रशा, देखो रूस, प्रशा, ब्रिटेन, ये नाम अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तुम की याद करोगे, क्यों याद करोगे? तुमने कौन सा पास होना है? वही करता है जिसको पास होना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, वही बच्चा पढ़ता है। ठीक है, रूस, प्रशा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये चारों के चारों मिलके इन्होंने संधि की। और इस जो संधि है इसका हेड किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया ऑस्ट्रिया के चांसलर या फिर वियना के चांसलर ड्यूक मेटरनिख को। इसका क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है मेटरनिख को। ठीक है, मेटरनिख को इसने क्या कहा, इसके लक्ष्य क्या थे? इसके लक्ष्य थे, सबसे पहला था जो भी प्रशा में जो भी नेपोलियन ने परिवर्तन किए थे, जो भी नेपोलियन के द्वारा परिवर्तन किए गए थे पूरे के पूरे यूरोप में, उन इलाकों में जिसने भी नेपोलियन को जीता था उनको खत्म करना, परिवर्तन खत्म करना। दूसरी बात थी रूढ़िवादी व्यवस्था लागू करना। रूढ़िवादी क्या? जो पहले यहाँ पे नेपोलियन के आने से पहले जो नियम कानून थे, जैसे सामंती व्यवस्था थी और भी जो पुरानी रीति रिवाज परंपराएं हैं, उनको वैसा का वैसा लागू करना। तो रूढ़िवादी परंपरा को लागू करना। तीसरा था भी, इन्होंने क्या लक्ष्य रखा था कि जो भी इलाके जहाँ पे पहले नेपोलियन के जीतने से पहले जिन इलाकों पे जिस भी राजा का अधिकार था उन्हीं को पुनः स्थापित करना, यानी कि पुराने राजाओं को उनकी गद्दी पर दोबारा से बिठाना, पुनः स्थापित करना, ये इसके लक्ष्य थे। ठीक है, अब ये देखो पुनः स्थापित, 3 तो इसके लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने काम क्या किया किए। देखो ये फ्रांस है, ये यहाँ पे पड़ता हमारा इटली का यहाँ पे पड़ता सार्डिनिया, पिडमांट। इन्होंने पहला काम किया कि भी फ्रांस आने वाले समय में कभी भी अपनी बाउंड्री को बढ़ा ना सके, तो इसके उत्तर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तो इधर पड़ेगा दक्षिण में। ठीक है, देखो पूर्व होता है इधर, पश्चिम होता है इधर, उत्तर होता है ऊपर, नीचे होता है दक्षिण। तो दक्षिण में सार्डिनिया, पिडमांट, सार्डिनिया नहीं सिर्फ पिडमांट बसाया। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला क्या था, दक्षिण में इटली, फ्रांस के दक्षिण में क्या बसाया, पिडमांट बसा दिया कि भी आने वाले समय में फ्रांस कभी भी इससे पिडमांट से आगे अपनी जो बाउंड्री है उनको नहीं बढ़ाएगा। ऊपर की तरफ इसमें बसा दिया गया था नीदरलैंड इसके उत्तर में हो गया। ठीक है, जो पूर्व में पड़ते हैं, जो नेपोलियन ने ना 39 राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बनाया था, जो जर्मन बोलते थे, उनका जो संघ था उसको ऐसे कैसे रहने दिया। ठीक है, और चौथी बात इन्होंने क्या की कि भी जो यहाँ पे फ्रांस में पहले लुई 16वां था, इन्होंने लुई 18वें को बिठा दिया, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था ना कि जो पुराने राजा हैं उनको पुनः स्थापित करना है। तो भी जब फ्रांस में लुई 16वां था तो उसका बेटा तो अभी जो है ना बूढ़ा हो चुका था, उसके बेटे को लुई 18वां जो है ना फ्रांस का राजा बना दिया। ठीक है, और भी इन्होंने जो भी परिवर्तन किए थे नेपोलियन ने उनको दोबारा से ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया। ठीक है, ये सब इन्होंने परिवर्तन किए थे। ठीक है, बस इतनी सी बातें। और ये बार बार प्रश्न जो है ना एग्ज़ाम में आता है कि भी इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया।
और इन्होंने एक काम किया था, जो ये वाला हिस्सा है देखो, ये तो इसने परिवर्तन किए। अब जो ये हिस्से इन्होंने जीते हैं, कि इन्होंने इन चारों ने मिलके जो हिस्से जीते हैं उनको बांटना भी तो है। जो ये वाला हिस्सा है हमारा सार्डिनिया पिडमांट, यहाँ पे ऑस्ट्रिया पड़ता है ना, ऑस्ट्रिया को कब्जा दे दिया गया। यहाँ पे इटली ऐसे बनाओ, यहाँ पे पड़ता है लंबार्डी और यहाँ पे पड़ता है वेनेशिया। लंबार्डी और वेनेशिया, इटली के हिस्से लंबार्डी और वेनेशिया को किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को। या ये कह लो कि भी उत्तरी इटली को, इटली का उत्तर वाला हिस्सा किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। और यहाँ पे पड़ता है पोलैंड, यहाँ पे पड़ता है रूस। पोलैंड किसको दे दिया गया? रूस को दे दिया गया। ऐसे ही करके जो है इन्होंने हिस्सों को बांट लिया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद करना है। प्रश्न इतनी बार पूछा जाता है कि बस पूछो ही मत। ठीक है, संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी महानता का एक ही आधार स्तंभ है कि उन्होंने अपने समय का पूरा उपयोग किया, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस समय लोग मनोरंजन, खेल, तमाशों में रत रहते थे, उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों के करने में लगे रहते थे। तो आप भी ऐसे ही कार्य कीजिए। देखो, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के नीचे क्या पड़ता है? इटली पड़ता है। इटली के लंबार्डी और वेनेशिया किसको दे दिए गए हैं? ऑस्ट्रिया को दे दिए हैं। 1815 में जो वियना में संधि हुई थी, इसके बाद लंबार्डी और वेनेशिया किसको दे दिए गए हैं? लंबार्डी और वेनेशिया किसको दे दिए गए हैं? ऑस्ट्रिया को दे दिए गए हैं। अब ऑस्ट्रिया को ये दे दिए गए हैं तो ऑस्ट्रिया के जो राजा है ड्यूक मेटरनिक है, उसने बहुत ही ज़्यादा जो है ना इन पे अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। अत्याचार कैसे किया? इसने जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है ड्यूक मेटरनिक है, उसने यहाँ पे जासूस छोड़ रखे हैं, यहाँ के अखबारों पे सेंसरशिप लगा रखी है कि कोई भी राजा के खिलाफ कोई भी बात नहीं छापेगा। ठीक है, सेंसरशिप लगा दी। दूसरा भी, यहाँ के व्यक्ति आज़ादी के लिए कहीं एकजुटता ना कर दे, तो भी वहाँ के जो छात्र हैं जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं उन कॉलेजों पे क्या लगा दिया? पहरा लगा दिया कि भी कोई भी बंदे क्रांति ना कर सके, इसके लिए वो वार्तालाप ना कर सके। तो कॉलेजों पे उसने क्या छोड़ दिया? जासूस छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो ड्यूक मेटरनिक है बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी क्या? जो जनता को एकजुट न होने दे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना न पनपने दे, लोगों को क्रांति न करने दे। क्रांति के विरुद्ध होना ही प्रतिक्रियावादी होना। ठीक है, तो ये ड्यूक मेटरनिक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो था। तो यहाँ पे भाई अब इटली बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा है। देखो, यहाँ पे सार्डिनिया पिडमांट किसका है? फ्रांस के हिस्से में आता है। अरे मैंने वियना की संधि में बताया था ना कि जो पिडमांट है, पिडमांट में जेनोवा है, वो भी इसके अधीन है, फ्रांस के अधीन। लेकिन भाई यहाँ पे इतालवी राजघराने का शासन है। इस इतालवी राजघराने का यहाँ पे हमारा परमा, मोडेना, टस्कनी पड़ते हैं। यहाँ पे हमारा पोप का साम्राज्य है, पोप चर्च। ठीक है, पोप के राजा का साम्राज्य है, जो कि भी फ्रांस के कहने पे यहाँ पे जो है ना राज करता है। यहाँ पे हमारा भी सिसिली, नेपल्स पड़ते हैं। ये सारे अलग अलग राजा यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग काम करने वाले यहाँ के। और भी सिर्फ यहाँ पे ही जो है ना सार्डिनिया में ही जो है ना इतालवी राजघराने का शासन है। ठीक है, तो भी क्या हुआ, यहाँ के जो बंदे हुए हैं, यहाँ पे पिडमांट के अंदर एक जगह पड़ती है जनेवा। जनेवा में एक बंदे का जन्म हुआ 1807 में, जिसका नाम था मैथ्सिनी। मैथ्सिनी एग्जाम में इतनी बार आता है कि बस पूछो ही मत। ठीक है, ये मैथ्सिनी के बारे में देखो, मैथ्सिनी का जन्म 1807 में हुआ है जनेवा में, पिडमांट के जनेवा में हुआ है। वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मानता था कि भी जब हम भगवान ने हमें जन्म दिया तो एक रहने के लिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि भी इटली के इस वाले हिस्से पे किसी और का शासन, इस पे अलग और का शासन, इनसे अलग टैक्स वसूला जाता है, इनसे अलग टैक्स वसूला जाता है। इन पे भाई जो है ना राजा बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं इन पे, इनके राजा अलग तरह के हैं। तो ये मानता था कि भी हमको एक राष्ट्र बनना है। तो मैथ्सिनी का जन्म 1807 में हुआ। भी इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने अपने साथ बंदे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ठीक है, उस टाइम पे एक संगठन हुआ करता था, कार्बोनारी संगठन भी भाई जो है ना इटली की आज़ादी चाहता था। जैसे ये 23 साल के आसपास का हुआ, इसने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली।
कार्बोनारी की। ये कार्बोनारी संगठन है ना, एक वजह से तो वो क्या कहते हैं गुप्त संगठन था, लेकिन भाई ये इसका सदस्य बना। ये ना मारपीट में विश्वास करता था, ये ना लोगों को मार देता था, पीट देता था, खत्म करके और छुप जाते थे इसके सदस्य। लेकिन भी जैसे ये बात किसको पता चली, ऑस्ट्रिया को पता चली कि भी कोई मैथ्सिनी नाम का बंदा है और वो कार्बोनारी संगठन का आदमी है, और भी ये इसने ना एक लिंगुरिया नामक स्थान पे क्रांति कर रखी है। मैथ्सिनी ने लिंगुरिया नामक स्थान पे जो है ना क्रांति कर दी थी। लिंगुरिया नामक स्थान पे जैसे ही क्रांति करी, मैटरनिक को पता चल गया, तो भी मैटरनिक ने अपने सैनिक भेजे इसको बंदी बनाने के लिए, ठीक है। उसको भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा और वहाँ से भगा दिया गया। फिर भाई उसने अब की बार मैथ्सिनी ने सोचा कि भी इनको पता चल जाता है कि भी हमारे संगठन बनते हैं, तो अब की बार मैथ्सिनी ने बहुत ज़्यादा बिल्कुल सभी तरह से प्रोटेक्शन का यूज़ करके भी गुप्त रूप से 2 संगठन बनाए। मरसेई में बनाया यंग इटली, इसने 2 संगठन बनाए हैं। एक बनाया है यंग इटली, दूसरा बनाया है यंग यूरोप। यंग यूरोप ये बनाया मरसेई में और ये बनाया बर्न में, ठीक है। यंग इटली में इटली को आज़ाद करवाने के लिए जो बंदे हैं यहाँ के वो शामिल हैं। यंग यूरोप, यंग का मतलब क्या होता है नौजवान, ठीक है। यहाँ के जो नौजवान बंदे हैं उनको शामिल कर रखा है, जो भी क्रांति में इनका पूरा पूरा सहयोग देंगे। यंग यूरोप में जो भी जर्मनी है, यहाँ पे पोलैंड पड़ता है, यहाँ पे पोलैंड पड़ता है रूस के साइड में, और यहाँ के बाकी के यूरोप के बंदे हैं, ठीक है। ये सिर्फ इटली के लिए काम नहीं करता, ये कहता है कि भी तुम लोगों को भी आज़ादी है, आज़ादी लेनी है, ठीक है, तुम भी काम करो। तो भी इसने ये जो ना ग्रुप बनाया यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। तो भी इसका क्या मानना था, इसका मानना था कि भी ये ना इसका मानना था कि भी भगवान ने जब हम पैदा किए हैं तो भी एक रहने के लिए किए हैं, ठीक है। तो ये एकीकरण में विश्वास रखता था, ठीक है। राष्ट्र के रूप में ही एक प्राकृतिक इकाई जो है ना किसी भी एक क्षेत्र की होती है, ये बात इसने मानी थी। तो भी इस तरह से इसने काम किया, ठीक है। दूसरा भी एक बंदा हुआ गैरीबाल्डी नाम का। गैरीबाल्डी ये भी एग्जाम में आता है। गैरीबाल्डी ये भी इससे बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रभावित था, ठीक है। इसका भी जन्म 1807 में ही हो रखा है, ठीक है। कहीं कहीं 5 में भी लिख देते हैं, कहीं कहीं 1807 में लिख देते हैं, भी हिस्ट्री है, कोई जाके तो देख के आता नहीं है। तो भी गैरीबाल्डी का भी जन्म 1807 में। तो भी जैसे इसको पता चला कि भी एक मैथ्सिनी नाम का कोई बंदा है और भी उसने ये बना रखे हैं यंग इटली और यंग यूरोप नाम के वो बना रखे हैं, और वो जो भी इटली का आज़ादी चाहता है, इटली को आज़ादी दिलवाना चाहता, तो भी गैरीबाल्डी ने भी यंग इटली में अपना नाम इनरोल करा लिया। इनरोल क्या, वहाँ पे कोई एडमिशन थोड़ी ना होते थे। ये भी इसका जो है ना सदस्य बन गया यंग इटली का, ठीक है। इसने भी क्रांति कर दी, लेकिन जैसे ही इसने क्रांति की फिर भी इसको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे इन पे हिस्सा किसका है, ऑस्ट्रिया का है। जैसे ऑस्ट्रिया को पता चला भी इसको बंदी बना लिया, ठीक है, और भी इसको फांसी की सजा सुना दी गैरीबाल्डी को। लेकिन भी कैसे, तो सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, बिल्कुल एक जबरदस्त सी शायरी। न जाने कब कोई अपना रूठ जाए, न जाने कब कोई अश्क आंखों से छूट जाए, कुछ पल हमारे साथ भी मुस्कुरा लिया करो ए दोस्त, न जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाए। Oh, no, 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 no. मैथ्सिनी के बारे में अब देखो, दूसरा नाम आता है गैरीबाल्डी। बहुत ही जो है ना अच्छे लेवल का नाम है इसका भी। ये कहते भी 1807 में जन्म हुआ है, भी कहीं कहीं 1805 में लिखते हैं, कहीं 1807 में लिखते हैं भी गैरीबाल्डी। देखो गैरीबाल्डी का जो जन्म है वो 1807 में हुआ नीस नामक स्थान पर। नीस देखो, बाल्टी में पानी, नीस है, नहीस है, ठीक है। इस तरह से कुछ याद कर सकते हो। तो गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ पे हुआ, 1807 में हुआ नीस नामक स्थान पे। इसने भी देखो, जैसे मैथ्सिनी ने यंग इटली नाम की संस्था बनाई थी, यंग इटली। इसको पता चला कि भी ये कोई यंग इटली नाम की संस्था है और भी वो इटली की आज़ादी के लिए काम कर रही है, तो भी इसने भी जो है ना इसमें शामिल हो गया और भी मैथ्सिनी का साथ दे दिया। इसने सेवाई का विद्रोह, देखो यहाँ पे पड़ता सेवाई में जैसे ही मैथ्सिनी ने विद्रोह किया तो भी इसने भी इसका साथ दे दिया। किसने, गैरीबाल्डी ने मैथ्सिनी का साथ दे दिया। लेकिन भी ये जो है ना पकड़ा गया, कौन, ये पकड़ा गया और भी इसको जो है ना ऑस्ट्रिया के सैनिकों ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि भी यहाँ पे किसका अधिकार था,
ऑस्ट्रिया का अधिकार था। बताया था ना मैं, उत्तरी वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया को मिल गया था। तो भी ऑस्ट्रिया का हिस्सा भी इन्होंने इसको पकड़ लिया और भी इसको जेल में डाल दिया और ये बोला भी इसको मृत्यु दंड मिलेगा, ठीक है, फांसी की सज़ा मिलेगी। लेकिन भी कैसे करके वो इस यहाँ से भाग जाने में सफल रहा और ये सीधा भाग गया अमेरिका। कहाँ पे भाग गया? अमेरिका में भाग गया। अब इसको ये बात समझ में आ गई थी कि भी कोई भी अमेरिका में जाने के बाद इसको ये बात समझ में आई भी कोई भी इंसान बगैर सेना के, बगैर जो पावर के नहीं जीत सकता। क्योंकि यहाँ पे तो आम जनता है, यंग इटली में कोई सैनिक थोड़ी है, इनके पास ना तलवार ना कुछ भी नहीं है इनके पास। तो इसको ये बात समझ में आ कि आम इंसान सैनिकों से, जिसके पास तलवार है, पूरी की पूरी पावर, उनसे कैसे जीत सकता? बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। और भी यहाँ पे इसने दूसरा बात सीखा, गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्धों की अमेरिका में गोरिल्ला युद्ध होते थे। गोरिल्ला युद्धों में ये पारंगत हो गया। गोरिल्ला युद्ध क्या होते हैं? भी रात के समय भी किसी भी से आम आदमी के वेश में जो ये बंदे रहते थे, ठीक है, जो गोरिल्ला के नाम से जाने जाते थे, और भी उनको जो है ना मार देते थे। उन जो सैनिक होते थे, सैनिकों को मार देते, छुप जाते थे, आम आदमी जैसे दिखते थे। तो गोरिल्ला युद्ध में पारंगत हो गया। अभी 1948 में नहीं 1848 में ये वापस फिर कहाँ पे आ गया? इटली में आ गया। 1848 में अमेरिका से वापस आ गई है। यहाँ पे आके उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। लेकिन उससे पहले ये देखो, मैं गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा सा बैक में देखो, कई बार इसका जीवन परिचय आ जाता है भी गैरीबाल्डी कौन था। तो गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक स्थान पे, वो मैंने पहले ही बता दिया है। इसके पापा क्या चाहते थे कि भी ये पादरी बने, ठीक है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट एरिया वो कुछ और ही था। इसने क्या कहा कि पापा जी मेरे को बिल्कुल भी नहीं बनना है पादरी, मेरा तो इसका थोड़ा इंटरेस्ट ना पानी वगैरह में था। ये ना समुद्र के किनारे जाके बैठ जाता था, ठीक है, इसको पानी मतलब समुद्र देखना बहुत पसंद था। धीरे धीरे जैसे वो देखता रहा, वो धीरे धीरे वहाँ पे जाता रहा, नाव में बैठता, वो धीरे धीरे नाव चलाना सीख गया और नाविक बन गया। तो भी जैसे ही वो नाविक बना तो भी वो सेना के लिए नाव चलाने लग गया, ठीक है, इटली की सेना के लिए नाव चलाने लग गया भी वो, जो लंबार्डी वेनेशिया वगैरह इनमें, ठीक है। यहाँ का उसने क्या कर लिया, काम सीख लिया नाविक का। लेकिन भी 1848 में जब ये अमेरिका भागने के बाद 1848 में वापस आया, कहाँ पे? इटली में। तो इसने देखा कि यहाँ पे एक नाम हुआ करता था कावूर। अब कावूर के साथ ये मिल गया, ठीक है। इसने गैरीबाल्डी ने कावूर के साथ मिल करके 1866 में जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सिसिली पे आक्रमण कर दिया। देखो गैरीबाल्डी ने पहले क्या किया था, इसने ना 30,000 सैनिकों की एक सेना बनाई थी जिसको हम रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। 30,000 सैनिकों की सेना बनाई कावूर के साथ मिलकर। किसने? गैरीबाल्डी ने 30,000 सैनिकों की सेना बनाई। इसमें क्या था, स्वयं सेवक होते थे, इनको न तो इन्होंने सैलरी देनी पड़ती थी और न ही कुछ देना पड़ता था। 3,000 सैनिकों को लेकर ये गैरीबाल्डी कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे इटली के दक्षिण वाले हिस्से में पहुँच गया, जिसका नाम है सिसिली में पहुंच गया। सिसिली में जाने के बाद इसने भी यहाँ के जो सैनिक वगैरह थे इनको मार मुर के भगा दिया और सिसिली पर आक्रमण कर दिया और सिसिली को भी इटली के अंदर मिला दिया। इटली बोले तो क्या, इटली बोले तो सार्डिनिया पिडमांट, ठीक है, क्योंकि सार्डिनिया पिडमांट पर ही इतालवी राजघराने का शासन था, ठीक है, इतालवी राजघराने का शासन था, इसके अंदर मिला दिया। फिर भी अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पे नेपल्स पड़ता है, उस पर भी इसने आक्रमण कर दिया और भी वहाँ से भी इसको जीत लिया। सिसिली और नेपल्स पे अधिकार किसने किया है? गैरीबाल्डी ने, और सिसिली और नेपल्स को इटली के अंदर मिला दिया, ठीक है। और भी यहाँ पे पड़ता है परमा मोडेना टस्कनी, वो भी अपने आप आके इसके अंदर मिल गए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इटली का एकीकरण धीरे धीरे, ये इटली का एकीकरण ही हो रहा आप लोगों का, ठीक है। इटली का एकीकरण में किसने साथ दिया? मैथसिनी ने दिया, लेकिन वो अच्छे से कुछ कर नहीं पाया। काम तो बहुत किए, यंग इटली यंग यूरोप बनाए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। फिर भी गैरीबाल्डी ने क्या सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया, कावूर के साथ मिल गया थे 1848 में आने के बाद, ठीक है। इतनी सी बात। अब हम देखेंगे कावूर और भी और कौन कौन बंदे हैं जिन्होंने भी इसमें इटली के एकीकरण में जो है ना साथ दिया था, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड़की भी डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब मेरे को पतला होना है, मैं खाना भी नहीं छोड़ सकती और दवाई भी नहीं लूँगी, मैं बहुत दवाइयाँ खा ली हैं, क्या मैं पतली हो सकती हूँ? डॉक्टर साहब बोले क्यों नहीं? तो बोली डॉक्टर साहब मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो बोला सिर्फ आपकी जो नेक को है ना, अपनी नाड़ को है ना, लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, गर्दन को। वो बोली ये तो बहुत आसान काम है, मैं तो चुटकियों में कर लूँगी। तो बोली किस टाइम करनी है ये नेक को लेफ्ट राइट, गर्दन को लेफ्ट राइट किस टाइम करना है? बोला जब भी तेरे से कोई खाने के लिए पूछे। No, 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 no.
तो वही सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक। तो भी देखो एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, वो ना मैरिज ब्यूरो में चली जाती है। तो भी मैरिज ब्यूरो वाले उसको लड़के के बारे में बताते हैं कि भी आप उसको लड़के के बारे में बताते हैं कि भी आप जो है ना इस तरह के जो लड़के हैं और आप देखो। तो उन्होंने एक लड़के की क्वालिटी बताई कि मैडम जी जो एक फोटो आपके हाथ में ना, ये 5 फुट 11 इंच लंबा है, MBA पास है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा कमाता है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, लेकिन रंग का थोड़ा काला है। तो लड़की बोली भाई साहब इसी सेम क्वालिटी में ना सफेद रंग का दिखा दो। No, 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 no. मैंने आपको कहा था कि हम कावूर के बारे में देखें। देखो कावूर क्या है। कावूर का जन्म 1810 में हो रखा है, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत ही जो ना अच्छे लेवल का बंदा था। इसका जितना रोल है ना इटली के एकीकरण में, इतना किसी का भी नहीं है, ठीक है। ये बात ये जानता था कि भी कोई भी एक आम इंसान जिसके पास आम जनता है, जिसके पास के भी हथियार नहीं है, जिसके पास तलवार नहीं है, जिसके पास बंदूकें और चीज़ें नहीं है, वो इटली का एकीकरण नहीं कर सकता, ठीक है। इसको ये बात पता थी। दूसरा भी ये ना राजतंत्र में बिलीव करता था। राजतंत्र बोले तो क्या कि भी राजा का तंत्र में बिलीव करता था। अगर भी राजा के बगैर इटली का एकीकरण संभव नहीं है, आम जनता नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात ये मानता था। कैमिल काउर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बात ये जानता था। उसने भी इटली के एकीकरण में बहुत योगदान दिया। देखो सबसे पहली बात, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन भी जैसे ही जो सार्डिनिया है वहाँ का राजा, सार्डिनिया पिडमांट का राजा विक्टर इमैनुअल जैसे ही यहाँ का राजा बना, किसका, सार्डिनिया पिडमांट का जैसे ही राजा बना, इसने अपना पीएम बना लिया कावूर को पीएम बनाते ही कावूर ने क्या किया, यहाँ के जो विक्टर इमैनुअल है इसकी जो सेना है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया। भी इसने जो इटली की जो सेना है उसको भी, जो वहाँ के तलवार हैं, हथियार हैं, पैसा है, उनके खाने का अच्छा बंदोबस्त है, वो सब किया। और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इसने भर्ती किए भी कावूर ने, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या किया, इसके ऊपर पड़ता है फ्रांस, और यहाँ पे जो हमारा जो इटली है इसको इस तरह से बनाया। जो ये वाला हिस्सा है लंबार्डी पर इसने सोचा कि भी सबसे पहले मेरे को, कावूर ने क्या सोचा, सबसे पहले मेरे को लंबार्डी पर अधिकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लंबार्डी मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, अगर मैं इसी पर ही अधिकार नहीं कर पाया तो बाकी के वेनिशिया और नीचे की तो मैं बात कभी सोच ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इसने फ्रांस से संधि कर ली। संधि कर ली कि भी फ्रांस तू मेरा साथ दे दे, आने वाले टाइम में भी मैं तेरा भी साथ दे दूंगा। तो भी इसने फ्रांस से जैसे ही संधि की तो 1859 में इन्होंने, जो यहाँ पे पड़ता है हमारा, क्या पड़ता है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया पड़ता है, ऑस्ट्रिया से झगड़ा कर दिया। फ्रांस ने किसका साथ दिया, कावूर का, ठीक है। सार्डिनिया पिडमांट के राजा विक्टर इमैनुअल का साथ दिया। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया पर हमला नहीं किया, जो लंबार्डी पर ऑस्ट्रिया के सैनिक बैठे हैं इस पर हमला कर दिया और लंबार्डी को जीत लिया। इस तरह से भी ये जीत गए और लंबार्डी किसके अधीन आ गया, इस इटली के अधीन आ गया। तो लंबार्डी किसके अधीन आ गया, इस सार्डिनिया पिडमांट के अंदर मिल गया। अब वेनेशिया रहता और ये वाले हिस्से रहते हैं। तो भी आगे जैसे जैसे समय बढ़ा, इनकी जो पावर ज़्यादा बढ़ती गई, लोगों को ये विश्वास हो गया हाँ भी आने वाले टाइम में जो इटली है उसको एक कर लेंगे। तो यहाँ पे पड़ता है परमा मोडेना टस्कनी, ये भी एक जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के द्वारा ये इटली में मिल गए। अब जनमत संग्रह क्या है, देखो भी लोग इकट्ठे कर लिए इन्होंने, यहाँ के जो बंदे हैं वो इकट्ठे कर लिए, जनता इकट्ठी कर ली और इन्होंने कहा कि क्या आप इटली में आना चाहते हो। तो इन्होंने, ऑब्वियस है यार, इन्होंने कह दिया हाँ भी हम तो इटली में आना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के द्वारा इटली में मिल गए, ठीक है। अब मैंने पीछे गैरीबाल्डी बताया था, वो 1848 में जैसे ही यहाँ पे आया उसने भी कावूर के साथ दोस्ती कर ली और उन्होंने अपने 3000 सैनिक बनाए थे। गैरीबाल्डी ने एक सेना तैयार की 30,000 सैनिकों की, जिसका नाम रखा लाल कुर्ती रेड शर्ट दल, ठीक है। वो सारे के सारे इसने यहाँ पे भेज दिए, सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब जो ये रेड शर्ट जो गैरीबाल्डी की सेना है ये यहाँ पे गई पोप पे,
पोप पे, कहाँ पे गई, पोप पे। लेकिन भी वे यहाँ पे मुंह की खा के रह के जीत नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस की सेना बैठी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत सेना है, ठीक है। फ्रांस ने अपनी सेना भेज रखी है यहाँ पे, पोप, चर्च, रोम, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, बस तुम्हें ना कंफ्यूज करने के लिए कहते रहते हैं। यही पोप है, यही रोम है, यही रोमन कैथोलिक चर्च है, चर्च भी यही है, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया पे, लेकिन ये जीत नहीं पाए। लेकिन उससे पीछे थोड़ा सा देखो, जब 1866 में देखो लंबार्डी तो जीत लिया, लेकिन वेनेशिया पर भी तो ऑस्ट्रिया का अधिकार है। इसको कैसे जीतेगा ये वाला, ये इस पे करने गए तो भी नहीं जीत पाए, क्योंकि अब इस टाइम पे फ्रांस ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। 59 में तो साथ दिया, लेकिन अब फ्रांस ने भी इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि ये वाले बंदे इनके कुछ काम ही नहीं आए। जब कुछ काम नहीं आए तो साथ क्यों देगा। तो भी ऑस्ट्रिया के ने ना भी पर्सा के कुछ हिस्से कब्जा रखे थे, पर्सा के कुछ हिस्से जर्मनवासी इन्होंने जो है ना कुछ कब्जे हिस्सों पे कब्जा कर रखा था ऑस्ट्रिया ने। तो भी पर्सा ने युद्ध कर दिया ऑस्ट्रिया से कि भी जो हमारे ये वाले हिस्से हैं हमको वापस दो। जैसे ही इसने ऑस्ट्रिया और पर्सा की झगड़ा हुआ, तो भी ऑस्ट्रिया ने अपने सैनिक यहाँ से उठा के वेनेशिया से सारे के सारे यहाँ पे भेज दिए, सडोवा नामक स्थान पर। सडोवा नामक स्थान पर जहाँ पे युद्ध हुआ वहाँ पे भेज दिए। अब ऑस्ट्रिया ने जैसे ही यहाँ से अपने सैनिक हटाए, तो यहाँ पे तो ये पहले ही तैयार बैठे थे, तो चाहते ही थे भी कैसे करके ये हट जाए। और देखो कितना अच्छा हुआ, मतलब गदगद हो गई है इंसान की भी इनको आज आज़ादी मिलने का एक और स्टेप ये ना आगे बढ़ चुकी हैं। देख लो कितनी अच्छी बात है, भगवान ने भी इनका साथ दे रखा है, ठीक है। जैसे ही इन्होंने यहाँ से अपने सैनिक हटाए, इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और ये वेनेशिया भी इस तरह से इटली के अंदर आके मिल गया 1866 में। कब, जब सडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा का, ठीक है। एक बात खत्म। अब धीरे धीरे भी ये यहाँ पे नहीं जीत पाए, तो भी विक्टर इमैनुअल ने तो कुछ समय के पश्चात जो भी पर्सा के कुछ हिस्से, जो जर्मनी के हिस्से फ्रांस ने हथियार रखे थे, तो भी फ्रांस का और पर्सा का जैसे युद्ध हुआ, देखो लड़ाई इनकी फायदा इसको। 1870 में ऐसे ही पर्सा और फ्रांस का लड़ाई हुई, पर्सा और फ्रांस की लड़ाई हुई, लेकिन फायदा इनको होगा। क्यों? क्योंकि भी फ्रांस के सैनिक पोप राज्य पे शासन, मतलब सैनिक यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे ही इन दोनों का युद्ध हुआ 1870 में, किसका, पर्सा का और फ्रांस का, फ्रांस ने अपनी सेना यहाँ से हटा ली, कहाँ से, पोप से, रोम से, चर्च से। जैसे अपनी सेना हटाई, इन्होंने इस पे भी अटैक कर दिया, और यहाँ पे भी इस तरह से किसका शासन हो गया, विक्टर इमैनुअल का, और इटली के अंदर ये आके मिल गया। इस तरह से 1870 में जैसे ये इसके अंदर मिला, पूरा का पूरा ये जो है ना इटली एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। अभी इटली का एकीकरण क्या कि भी सारे के सारे जो इटली के छोटे छोटे हिस्से थे वे सार्डिनिया पिडमांट में आके मिल गए। जो भी पहले 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था वो एक बन गया है इटली, ठीक है। और भी यहाँ पे जो विक्टर इमैनुअल है उसका जो है ना शासन हो गया, ठीक है। अभी इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, ठीक है। और ये बार बार प्रश्न आता है एग्जाम में कि भी कौन क्या था, कावूर के बारे में पूछ लेते हैं कि भी कावूर ने क्या किया। भी कावूर पहले तो पीएम बना इसका, और भी फिर इसने फ्रांस के साथ संधि की 1859 में भी। 1859 में भी इसने लंबार्डी पर अधिकार किया, किसकी सहायता से, फ्रांस की सहायता से, ऑस्ट्रिया से युद्ध करके। फिर वेनेशिया तो अपने आप मिल गया, वेनेशिया और रोम। क्यों? क्योंकि वेनेशिया तो कब मिला, जब पर्सा की और फ्रांस की लड़ाई, पर्सा की और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई सडोवा नामक स्थान पे। तो ऑस्ट्रिया ने जैसे ही अपनी लंबार्डी से सेना हटाई, तो इन वालों ने यहाँ पे अटैक कर दिया था, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार एक लड़का होता है, तो उसका रिजल्ट आया, तो वो घर पे आके बोला, पापा जी मैं ना 7वें नंबर पे आया हूँ पूरी क्लास में। तो भी पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि भी पिछले साल तो लड़का फेल था और अब की बार 7वें नंबर पे आया है। तो भी उसने ना पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि भी इसका लड़का भी बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ है। तो भी वो घर आके बोला उसका पापा कि बेटा तू 7वें नंबर पे तो आया है, पर ये तो बता दे कि तेरी क्लास में बच्चे कितने हैं। बोला पापा जी 7। No, 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 no. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको क्या बताऊंगी, जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताऊंगी। देखो जर्मनी का ये वाला हिस्सा पड़ता है पर्सा। अब पर्सा में जर्मनी बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इलाके हैं जिसको भी नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक छोटा सा ढीला डाला संघ बनाया था, ठीक है। किसने?
नेपोलियन ने बनाया था। और भी जब 1815 में उनको वैसे के वैसे बना रहने दिया गया, जब वियना की संधि हुई थी, तो मेटरनिख ने भी कह दिया था कि भी जो जर्मनी के 39 संघ है ना, भी इनको ऐसे ही रहने दो, इसको कोई नहीं बांटेगा, ठीक है। इनको नहीं तो किसी को बांटा नहीं गया था 1815 में जब वियना की संधि हुई थी, ठीक है। बांटने का क्या मतलब है, क्योंकि पर्सा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन ने जो जो एरिया जीते थे उनको बांटना था, तो इनको बांटा नहीं गया था। तो उस टाइम से ही जो जर्मनवासी हैं, जर्मनी के जो बंदे हैं, वो ये सोचने लगे कि भी सबके राष्ट्र बनने लग रहे हैं। और ये फ्रांस है, ये तो भी जब भी चाहे भी अपने राजा को बनाता है भगा देता है, बनाता है भगा देता है, ठीक है। और तो इन सब का असर पड़ने लगा इधर वाले इलाकों पे। तो पर्सा भी ये सोचने लगा भी हमको भी जो है ना अपना एक जर्मन बोलने वाले सभी बंदों का एक राष्ट्र बनाना है। तो भी 1815 के बाद से ही जो है ना जर्मनी के एकीकरण की जो भावना है वो बल पकड़ने लगी थी। तो भी सबसे पहले 1834 में प्रयास किया गया। इस पर्सा पे एक राजा होता था, उस राजा ने क्या कहा कि भी जब जर्मनी वाले इलाकों में हम जाते हैं, जर्मन भाषी क्षेत्रों से दूसरे जर्मन भाषी क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, तो भी इन एरिया के बीच में हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इस एरिया से इस एरिया में जाए तब भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कर को हमें ख़त्म करना है। तो भी और भाई ये वाले बंदे यहाँ पे अलग अलग जो सिक्के हैं, यहाँ पे अलग सिक्का चलता है, यहाँ पे अलग सिक्का, ये सिक्का अलग, भी इसके 2 रुपये और इसका 1 रुपये बराबर, कैसे भी जैसे। तो भी यहाँ से इसकी वजह से इनका जो व्यापार का कार्य था वो अच्छे से नहीं होता था। तो इस व्यापार को अच्छे से करने के लिए और भी यहाँ पे जो सिक्के थे वो अलग अलग चलते थे, उनको ख़त्म करने के लिए भी एक बंदे इन पर्सा ने ये कहा कि भी यहाँ पे एक बंदों का एक समूह बनाओ, जिसको भी नाम दिया गया जाल्वे राइन एक संघ बना। यह भी पर्सा के कहने पर 1834 में बना था, पर्सा के कहने पर, ठीक है। ये जर्मन का शुल्क संघ था जिसने भी शुल्क को निर्धारित किया और जर्मन भाषी क्षेत्र से जर्मन भाषी क्षेत्र पे जाने पर कोई टैक्स नहीं लेगा, ये भी बात इन्होंने कही। और तीसरी बात इन्होंने भी जर्मनी के सिक्के की संख्या 2 कर दी गई थी, एक तो वो जो पर्सा में चलता था और दूसरा वो जो इन सबसे ज़्यादा एरिया में चलता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरिया में सिक्का चलता था। मान लिया जाए इन 5 हिस्सों में एक ही तरह का सिक्का चलता है और भी बाकी में अलग अलग एक ही चलता है। तो भी इस वाले सिक्के को मान्यता दे दी, इन 2 सिक्कों को मान्यता दे दी कि भी अब के बाद यहाँ पे सिर्फ यही सिक्के चलेंगे, ठीक है। किसने कहा? ये जाल्वे राइन शुल्क संघ ने ये बात निर्धारित की है। किसके लिए? जर्मनी के लिए, जर्मनी का शुल्क संघ। तो अभी सबसे पहला प्रयास यहाँ पे हुआ, ठीक है। पहले तो 1815 में हो गया, दूसरा 1834 में जाल्वे राइन के थ्रू हो गया। जर्मनी के एकीकरण, ये आर्थिक एकीकरण नहीं है। अरे आर्थिक एकीकरण का मतलब है अब ये यहाँ पे जो पैसा है वो एक ही तरह का चलने लगे तो आर्थिक एकीकरण है। पैसा का मतलब सिक्के एक तरह के चलने लगे तो आर्थिक एकीकरण। आर्थिक का क्या मतलब होता है? जहाँ पे भी आर्थिक शब्द आ जाए ना वहाँ पे आता पैसा। जैसे ऐसे नहीं बोलते हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं अच्छी नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बच्चे बोलते हैं ना स्कूलों में जब फीस मांगने का टाइम आता है टीचर्स का, प्राइवेट स्कूलों में कहते हैं मैडम कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो हम नेक्स्ट मंथ जो है ना अपनी फीस दे देंगे। तो आर्थिक का मतलब पैसों का एकीकरण हो गया, एक बात खत्म। दूसरी बात इन्होंने जब यहाँ के बंदों ने ना ये कहा कि भी हम है ना अपना जर्मनी का एकीकरण करेंगे तो इन सारे मेन बंदों के यहाँ से भी 5-7 बंदे, यहाँ से भी 5-7 बंदे इकट्ठे ओके 1848 में एक जगह मिले, सेंट चर्च पोल में ये मिले, चर्च पोल में मिले और ये फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जानी जाती है। फ्रैंकफर्ट संसद। इस फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ, इन सब बंदों ने मिलकर क्या किया कि भी हम एक जर्मनी का एक राजा घोषित करेंगे, एक राजा, ठीक है, जो भी जनता की भलाई के लिए काम करेगा। तो 1848 में जैसे ही फ्रैंकफर्ट संसद हुई सेंट चर्च पोल में, तो भी यहाँ पे जिस राजा को बनाने की इन लोगों ने पेशकश करी गई थी, यहाँ से है ना सभी इलाकों से 2-2, 4-4 बंदे मेन बंदे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 831 बंदे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। इन 831 बंदों ने मिलकर भी एक राजा को यहाँ का राजा बना दिया जर्मनी का, ठीक है, विलियम चतुर्थ को। लेकिन वो विलियम चतुर्थ राजा बहुत ही खराब था, वो बोला कि भी मैं नहीं बनूंगा राजा, ठीक है। और भी यहाँ पे अफरा तफरी में चल गई, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट संसद में अफरा तफरी फैल गई और भी लड़ाई झगड़ा हो गया शुरू। तो भी राजा के सैनिकों ने भी सेना को बुला के इस संसद को जो है ना बर्खास्त करना पड़ा, ठीक है।
और इस टाइम की एक और बात बता दूं, जो ये बंदे हैं ना, इनमें एक भी लेडीज़ नहीं थी। क्यों लेडीज़ नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो लेडीज़ है उनका तो काम सिर्फ क्या होता है, भी घर में रोटी बनाना, वो तो बहुत ही नाजुक होती हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है, वो तो बहुत कोमल होती है, ये सब बातें मानी जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे एक लेडीज़ हुई है, क्या नाम हुआ है उसका? नाम आता है लुई ऑटो पीटर्स। लुई ऑटो पीटर्स बहुत ही ज़्यादा विख्यात नाम है, HBSC बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये लुई ऑटो पीटर्स। इसने क्या किया कि भी जब लेडीज़ है हर काम में आगे रहती है, ठीक है, घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, और भी आज़ादी दिलवाने के लिए इन बंदों को यहाँ पे भेजने के लिए लेडीज़ का ही तो हाथ है, लेकिन उनको किसी भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता। इवन वो तो उस टाइम पे ना वोट भी नहीं दे सकती थी, ठीक है। और उस टाइम पे देखो फ्रांस में है ना, सिर्फ 1848 में जब फ्रांस दोबारा से आज़ाद हो गया था, बताऊंगी जब फ्रांस के बारे में बात आएगी, वहाँ पे भी सिर्फ 21 वर्ष के पुरुषों को ही जो है ना वोट देने का अधिकार था, लेडीज़ों को नहीं था। तो ये लुई ऑटो पीटर्स है ना, लेडीज़ों के जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक का क्या मतलब है, जैसे वोट देने का, राजनीति में भी कोई सेना में भर्ती होने का, ठीक है, इस तरह के जो अधिकार हैं, दरबार में भर्ती होने का, दरबारी बनने का जो अधिकार है, वे अधिकार से वंचित थी। तो लुई ऑटो पीटर्स ने उनके लिए जो है ना आवाज़ उठाई थी। उसने ये कहा था कि हर काम में औरतें आगे रहती हैं, फिर भी उनको ना हर एक आज़ादी के काम से वंचित रखा जाता है। और ये जो जर्मनी आज़ादी चाहती है इन राजाओं से, ये जो पुरुष है ना, सिर्फ पुरुषों की ही आज़ादी के लिए काम करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भी जो औरत है वो आज़ाद है या नहीं है, ठीक है, औरत की आज़ादी के लिए कोई काम नहीं करता। इसने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसमें भी ये औरतों की बहुत ही ज़्यादा जो है ना बड़ाई करती थी, और उनके जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उनका कलेक्शन करती थी अपनी पत्रिका में। और भी इसने एक नारीवादी संगठन भी बनाया था। और इतना एक अच्छे लेवल पे आप लोगों को ये खुशी की बात है कि हम लेडीज़ों के लिए उस टाइम पे भी जो है ना आवाज़ें उठाई जाती थी। अब आज देख लो, अगर ऐसा है कि भी लेडीज़ को कोई काम करने की आज़ादी नहीं है, तो हम कैसे पढ़ पाते, कैसे हम स्कूलों तक अप्रोच करते, कौन टीचर बनता, कौन डॉक्टर बनता। और आज के टाइम में आप देख लो कितनी खुशी की बात है कि पायलट तक हमारे जो इंडिया की जो लड़कियां हैं वो बन रही हैं। हमारे देश की डिफेंस में भी आज लड़कियों की 40% के आसपास जो है ना उनकी संख्या रहती है, डिफेंस एरिया में भी, ठीक है, उनमें भी मतलब बहुत ही एक अच्छे लेवल की बात है। उस टाइम पे इनको ये लुई ऑटो पीटर्स बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, याद कर लेना। और भी जिनको नहीं पास होना है, जिनको भी अच्छे मार्क्स नीचे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, मत याद करो, ठीक है। किसी को कल को नौकरी लगना है तो वो अच्छे से पढ़ना भी, ठीक है, ये चीज़ें हुई। तो भी ये जर्मनी के एकीकरण की इतनी सी बात थी। अभी जर्मनी का एकीकरण हुआ नहीं है। देखो जर्मनी का एकीकरण कहाँ से शुरू हुआ, जब यहाँ का पर्सा का राजा बना विलियम प्रथम, जब यहाँ पे राजा बना, यहाँ का पर्सा का राजा विलियम प्रथम बना, वहाँ से जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत होती है। क्योंकि देखो वहाँ पे जो 1848 में जो फ्रैंकफर्ट संसद बनी थी वो तो बंगीना हो गई थी, उसमें तो जिसको राजा बनाना था उसने तो मना ही कर दिया। तो उस राजा की मूर्खता के कारण वो फ्रैंकफर्ट संसद में भी जर्मनी के एकीकरण का थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ। तो भी विलियम प्रथम जैसे ही पर्सा का राजा बना, इसने अपना PM बना लिया, प्रधानमंत्री बना लिया बिस्मार्क को। बिस्मार्क बहुत बड़ी पावर है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत एक अच्छे लेवल पे इसने काम किया। ये बंदा मानता था कि भी हमने भी सबसे पहले अपनी जो सेना है उसको मजबूत करना पड़ेगा। इसने भी विलियम प्रथम की जो सेना उसको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की, उसको तलवार, हथियार, खाने पीने, ओढ़ने पहने, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जैसे ऊपर वो डालते हैं लोहे का एक ताज सा एक सर पे होता है कि भी अगर लड़ता है तो भी अगर सर पे तलवार लगती है तो सर पे कोई हानि नहीं आएगी, ठीक है। हाथों में यहाँ पे लोहे जैसे आयरन से रिलेटेड कुछ होते हैं बांधने के, जब युद्ध करने जाते हैं तो उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम्स होती है, वो बहुत ज़्यादा इस पे काम किया। तो भी इसने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे क्या पड़ता हमारा फ्रांस, यहाँ पे पड़ता ऑस्ट्रिया, यहाँ पे पड़ता हमारा जर्मनी। इसने क्या किया, इसने भी ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली, किसने, पर्सा ने किसने, पर्सा के बिस्मार्क ने की है, ठीक है। इसी का दिमाग चलेगा सारे काम में, ठीक है।
इसने इसके साथ दोस्ती कर ली और यहाँ पे पड़ता डेनमार्क। इसने कह दिया कि भी हम दोनों मिलके डेनमार्क पे कब्जा करेंगे। इसने भी इसका साथ दे दिया और भी इस तरह से देखो इसने इसका साथ दे दिया और डेनमार्क पर कब्जा हो गया पर्सा का और ऑस्ट्रिया का। इन दोनों ने मिलके इसको बांट लिया कि भी डेनमार्क के कुछ हिस्से तो आपके और कुछ हिस्से मेरे, ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलकर पर्सा और ऑस्ट्रिया दोनों ने मिलकर जीता ना डेनमार्क को। कुछ हिस्से इसको दे दिए और कुछ इसने खुद ले लिए। अब देखो पहले तो इस बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से दोस्ती की, लेकिन 1866 में इस बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से ही क्या कर दिया, झगड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे डेनमार्क में बंदे हैं ना वो क्या बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं। तो यहाँ का ये बिस्मार्क सोचने लग गया कि भाई ये तो हमारे इलाके हैं, इसको हमने क्या करना है, हमने जीतना है। अब डेनमार्क की भी सेना इसके साथ मिलेगी, कुछ तो पहले ही थी, कुछ डेनमार्क की सेना मिल गई। डेनमार्क की सेना और पर्सा की सेना ने दोनों मिलके जहाँ पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था इस वाले हिस्से पे और भी कई हिस्से थे, उनको ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। और 1866 में जो है ना, जो उत्तरी जर्मनी के नाम से, क्योंकि ये उत्तर देखो पर्सा के उत्तर वाले इलाके जीते हैं ना अभी इसने, तो उत्तरी जर्मनी के नाम से एक यहाँ पे जर्मनी का विकास हो गया। अभी देखो ऐसे ही नहीं, ऑस्ट्रिया को हराना कोई आसान बात नहीं है। इसने बिस्मार्क ने क्या किया भी, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जर्मनी है, यहाँ पे पड़ता रूस, यहाँ पे पड़ता फ्रांस, यहाँ पे क्या पड़ता ऑस्ट्रिया। इसने कहा, पर्सा ने ये कहा कि भी ब्रिटेन तू, फ्रांस तू भी और ये भी, और इन सब को ये कह दिया कि भी मैं ऑस्ट्रिया से झगड़ा कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया से मैं लड़ाई कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, और आप लोग बीच में मत आना, क्योंकि कल जब आप लोगों का झगड़ा होगा किसी से, उस टाइम पे हम भी आपके बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात इन्होंने कह दी थी, ठीक है। तो इस तरह से जो बिस्मार्क है उसने दुनिया की जो विश्व की शक्तियाँ हैं, ब्रिटेन, रूस है, फ्रांस है, इनको तटस्थ किया, ठीक है। तटस्थ का मतलब क्या हुआ, एक किनारे पर रख के ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और इस तरह से ये जो है ना जीत गया, ठीक है। फिर भी क्या हुआ, इस तरह से भी ये सारे इलाके इसमें मिल गए। अब जो ये फ्रांस पड़ता ना, यहाँ पे प्रसा के साइड में पड़ता फ्रांस, इसने भी कुछ ना कुछ हिस्से इसके जीत रखे हैं, ठीक है। अब ये वाले हिस्से भी प्रसा को चाहिए। अभी बिस्मार्क ने क्या सोचा, भी इसको भी हराना पड़ेगा, ठीक है। बिस्मार्क ने, प्रसा का जो पीएम है बिस्मार्क है, उसने 1870 में किससे झगड़ा कर दिया, फ्रांस से झगड़ा कर दिया, ठीक है। 1866 में तो झगड़ा किससे किया था, ऑस्ट्रिया से, ठीक है। सडोवा का युद्ध भी कहते हैं इसको। अभी पीछे इटली का जब एकीकरण कर रहे थे वहाँ पे भी आया था ना, मैंने कहा था कि भी पर्सा की और ऑस्ट्रिया का झगड़ा हो गया 1866 में, और भी इस तरह से ऑस्ट्रिया ने अपनी सेना हटा ली, कहाँ से, वेनेशिया से। इस तरह से वेनेशिया इटली में आके मिल गया। वही युद्ध है ये वाला, ठीक है। इसमें जैसे भी ये हार गया, कौन हार गया था, ऑस्ट्रिया हार गया, इस तरह से ये भी इसके अंदर मिल गया। अब ये 1870 में झगड़ा हो गया फ्रांस का और पर्सा का। जैसे इन दोनों का झगड़ा हुआ तो भी अब की बार ये फ्रांस हार गया और पर्सा जीत गया, और इस तरह से जो इलाके फ्रांस के अधीन थे पर्सा के, इस तरह से वो भी जीत लिए, ठीक है। इस तरह से भी पूरे जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी के एकीकरण के बाद जो विलियम प्रथम था, 1870 में जैसे ये मिले, 1871 में विलियम प्रथम को पूरे के पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। देखो कितना अच्छा एक लेवल का इन्होंने बिस्मार्क ने काम किया है, माइंड वाला बंदा था। आज के टाइम के PhD स्कॉलर जो बंदे हैं ना, वो भी उस टाइम पे इसकी जो है ना तुलना अपने आप से नहीं कर सकते। देख लो, बगैर पढ़े इंसान उस टाइम पे कितने एक अच्छे लेवल पे चले जाते थे, सोचने वाली बात है। एक बार भाई लड़की वाले लड़के को देखने के लिए जाते हैं, तो भी लड़की वालों को ना लड़का पसंद नहीं आता है, तो वो कहते हैं जी हमें आपका लड़का पसंद नहीं है। तो भी लड़के का पापा जी कहता है, अरे भाई लड़का तो पसंद हमने ही नहीं है, फिर इब के करा, इब के इसने घर तक निकाल देवा। No, 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 no. तो भी अब देखते हैं थोड़ा फ्रांस के बारे में। देखो फ्रांस में 1789 में यहाँ से कौन हटाया गया था, लुई 16, ठीक है। 1815 में वियना की संधि हुई तो भी मेटरनिख ने कह दिया था कि जो पुराने राजा थे उन्हीं को बिठाओ, तो यहाँ पे आ गया था लुई 18वां। लुई 18वां ना बहुत अच्छा राजा था,
उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए जनता के लिए, लेकिन भी यहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा खुश थी फ्रांस की। लेकिन ये फ्रांस की जो खुशी है तब दुख में बदल गई जब 1824 में भी ये मर गया। कौन बन गया? लुई 18वां। तो लुई 18वें के मरने के बाद यहाँ का राजा बना चार्ल्स दसम यहाँ का राजा बना। लेकिन भी जनता को तो ये भी पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये था ही नहीं पसंद आने के लायक। इसने भी टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिए, बिल्कुल लुई 16वें की तरह ही था। तो भी जनता ने भी इसको भी भगा दिया। ठीक है, अब जनता ने चार्ल्स दसम को भगाया। 1830 में इसके प्रति क्रांति कर दी। इसको जुलाई क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, फ्रांस की जुलाई क्रांति। ठीक है, 1830 में हुई थी, जुलाई के महीने में हुई थी। चार्ल्स दसम को भगाया। तभी चार्ल्स दसम को भगा के यहाँ का राजा बनाया था लुई फिलिप्स को। किसको बनाया? लुई फिलिप्स यहाँ का राजा बना दिया। भी लुई फिलिप बहुत अच्छा काम किया इसने स्टार्टिंग में, लेकिन भी इसका एक बुरा काम था। इसने भी सिर्फ 21 वर्ष से ऊपर के जो सिर्फ कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे ना, उनको वोट देने का अधिकार था। अब अमीर बंदे जब वोट दे रहे हैं तो वो अमीरों से रिलेटेड ही जो हित हैं भलाई उनकी बात करेंगे। लेकिन भी दूसरी बात, जो भी ये चार्ल्स दसम था ये भी गौर प्रतिक्रियावादी था। इसने भी अखबारों पर सेंसरशिप लगा रखी थी कि भी अखबार में वही चीज़ें छपेंगी जो मैं कहूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं छपेंगी। दूसरा भी ये ना उदारवाद के खिलाफ था, ये लोगों को आज़ादी नहीं देना चाहता था। तो भी कुछ तो भी ये चीज़ें कुछ भी उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गया। और तीसरी बात ये भी 1830 के बाद ना जो पूरे के पूरे यूरोप की जनसंख्या इस तरह से बढ़ी कि बस पूछो ही मत। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मक्खियाँ बढ़ती है ना, इस तरह से वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी। और भी वहाँ पे औद्योगिक क्रांति भी आ चुकी थी। आप लोगों को पता ही है भी जो बहुत सारा काम है वो उद्योग फैक्ट्रियों के द्वारा, फैक्ट्री में मशीनें उनके द्वारा होने लग गया था, जिसकी वजह से जो गरीब बंदे हैं उनको भी काम मिलना बंद हो गया था। और काम मिलता भी था तो भी उसकी जो है ना सैलरी कम मिलती थी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिलसिलिया विद्रोह ये भी 1845 में हुआ था। इसमें देखो क्या हुआ था, यहाँ पे बुनकर बंदे काम करते हैं सिलसिलिया में। बुनकर क्या होता है? अभी जो कपड़ा बनाते हैं, यहाँ के जो ठेकेदार बंदे हैं वो इनको कच्चा माल देते हैं और जो बुनकर है वो उसको उस धागे को बुनकर इनको कपड़ा तैयार करके देते हैं। भाई यहाँ पे इनको पहले ये जो है ना इनकी जो तैयार माल है जो कपड़ा बना के देते हैं उसकी पहले जो पैसे है ना कम देते हैं उनके। ठीक है, कपड़े का मैं ये बोल रही हूँ, जो कपड़े की कीमत है ना वो कम देते हैं। ठीक है, पहले ये कम देते हैं। कुछ भी इन्होंने जैसे ही यहाँ पे मजदूरों की जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गई, जो हाथों का काम था मशीनों के द्वारा होने लगा। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो भी यहाँ पे जो बुनकर है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि भी मजदूर तो बेरोजगार हो रहे हैं, वही काम की जो तैयार माल की कीमत और भी ज़्यादा घटा दी 1845 में। फिर भी ये सिलसिलिया के जो बुनकर है इन्होंने विद्रोह कर दिया इन ठेकेदारों के विरुद्ध और इनको मार भगा दिया था। ठीक है, और भी धीरे धीरे ये जो रोष है बढ़ता रहा, इन लोगों को काम नहीं मिलता था। ठीक है भाई, वहाँ पे जो अमीर बंदे थे सिर्फ वही फैक्ट्री में काम कर पाते थे, गरीब बंदों के लिए कोई जो काम करने का साधन ही नहीं था। ठीक है, बेकार काम लिया जाता था उनसे। तो भी इस तरह से जो वहाँ की लेडीज़ें हैं वो भी सड़कों पर उतरी, सड़कों पर उन्होंने जाम लगा दिया 1848 में। ठीक है, और भी राजा के प्रति घोर नारे लगाए गए, घोर विरोध हुआ, उसके विरोध में नारे लगाए गए। और इस तरह से पूरी जनता ने मिलके, फ्रांस की जनता ने मिलके 1845 में लुई फिलिप भी भगा दिया। ठीक है, भी वहाँ पे अब लुई फिलिप के भगाने के बाद क्या हुआ भी, जितने भी लुई फिलिप के बाद देखो, लुई फिलिप से पहले क्या था, सिर्फ कुलीन वर्ग के व्यक्ति क्या देते थे, वोट देते थे। तो भी 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें भी एक तो लुई फिलिप भाग गया, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है भी, 21 वर्ष के पुरुष चाहे वो कुलीन वर्ग का हो या ना हो सभी वोट देंगे। लेडीज़ों को अभी नहीं दिलवा रहे हैं, देख लो। वो लुई ऑटो पीटर सही तो कहती थी कि पुरुष बंदे काम करते हैं सिर्फ बंदों की आज़ादी के लिए, पुरुषों की आज़ादी के लिए, लेडीज़ की आज़ादी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, और भी इन्होंने क्या किया, 1848 की जब ये लुई फिलिप भाग गया तो इन्होंने भी फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनाई। फ्रांस की नेशनल असेंबली 1848 में बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, बार बार आता है।
इसमें कहते हैं भी इन्होंने क्या काम किए थे। इन्होंने भी राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए थे, राष्ट्रीय कारखाने बना दिए कि भी इसमें सब बंदे जो है ना काम कर सकते हैं। भी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। 21 वर्ष के जब सभी बंदे अभी वो सभी वोट दे सकते हैं, लेडीज अब भी नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरह से जो है ना 1848 की जो राष्ट्रीय नेशनल असेंबली है उसमें काम किए गए थे, ठीक है। जो भी काम यहाँ पे उल्टे कर रखे थे ना इसने, वो सारे हटा दिए नेशनल असेंबली ने, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो अभी इस तरह से फ्रांस के बारे में है। भी फ्रांस का अब देखो, फ्रांस के बंदे जब चाहे भी राजा को हटा देते, जब चाहे लगा लेते, जब चाहे हटा देते, जब चाहे लगा लेते। तो इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ा था इटली पे, जर्मनी पे, यूनान पे। तो भी जर्मनी पे इफेक्ट पड़ा तो जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली पे इसका इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा तो भी इटली का भी एकीकरण हुआ, और भी ऐसे यूनान पे भी इसका प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कैसे क्या है। जर्मनी का जो यूनान है वो बीते समय में एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा लेवल का एक बंदा हुआ करता था, ठीक है। बंदा बोले तो क्या, एक जनता मतलब उसके एक अच्छे लेवल की थी। यूनान बहुत ही यहाँ पे ना सबसे पहले चिकित्सा, साइंटिस्ट और यहाँ की पद्धतियाँ, एक अच्छे लेवल का काम यहाँ पे यूनान पे बहुत 15वीं शताब्दी से बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। लेकिन भी यूनान का जब 15वीं शताब्दी का दौर आया तो भी यहाँ की जो जनसंख्या है अभी वो भोग विलास में व्यस्त होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे पड़ता है तुर्की के जो राजा है इसने भी इसके ऊपर, यूनान के ऊपर अटैक कर दिया और भी यूनान को अपने कब्जे में जो है ना ले लिया, ठीक है। अब यूनान कब्जे में किसके आ गया, तुर्की का राजा कौन है, ऑटोमन तुर्की, और तुर्की के अधीन आ गया यूनान। अभी जो ऑटोमन जो राजा वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, उसकी सेना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि इसने आसपास के एरिया के इन इलाकों भी जो है ना जीत रखा था, ठीक है। इन वाले इलाकों को भी इसने जीत रखा था और इसने अपना पूरा एक साम्राज्य विकसित किया था जिसका नाम इसने रखा था ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य इसने इसका नाम रख रखा है, किसका, इस पूरे का, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलाके हैं छोटे छोटे। 15वीं शताब्दी में जब ये इसके अधीन आया तो भी तुर्की ने इसको जो है ना अच्छे से वो सम्मान नहीं दिया, इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। अब यूनान पूरे के पूरे यूरोप का क्या था, पालना क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप को जो पद्धतियाँ सिखाई, जो चिकित्सा की पद्धतियाँ सिखाई, हथियार उपकरण और जो चीज़ें बनानी सिखाई, ये यूनान ने सिखाई। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है यूनान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो भी ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था, ऊपर फ्रांस देख रहा है, ऑस्ट्रिया देख रहा है, रूस देख रहा है और ये ऊपर ब्रिटेन देख रहा है। इन सब ने क्या कहा कि भी आज समय आ गया है कि भी कभी पुराने ज़माने में हम यूनान के दी हुई चीज़ों को यूज़ करते थे, उनकी दी हुई पद्धतियों को यूज़ करते थे, तो आज हमारा समय है कि आज हम यूनान की रक्षा करें। तो भी 1821 में यहाँ की जनसंख्या ने सबसे पहली बार विद्रोह किया था, यूनान की जनसंख्या ने। किसके विद्रोह में, किसके विरोध में, तुर्की के राजा के विरोध में। तो ठीक है, तो ये प्रश्न आता कि भी यूनान में स्वतंत्रता विद्रोह हैं कहाँ से शुरू हुए, ठीक है। तो भी ये यहाँ से शुरू हुए थे, समझ रहे हो। लेकिन भाई यूनान इसके सिर्फ यही नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है कि भी ये इस पर अत्याचार करता था। अब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ है, लड़ाई हुई है, तो भी कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे। क्या था, जो तुर्की का राजा था ना, एक तो वो कमज़ोर पड़ने लगा था, उसकी सेना कमज़ोर होने लगी थी, इसलिए 1821 में यूनान का स्वतंत्रता युद्ध हुआ तुर्की से। दूसरा भी ये सारी की सारी शक्तियाँ इसका साथ देती थी यूनान का, ठीक है। एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। 1821 में यहाँ पे लॉर्ड बायरन आया था। लॉर्ड बायरन एक ना इंग्लिश के पोइट है, हमारे इंग्लिश पोइट हैं। उन्होंने, लॉर्ड बायरन ने इसको बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। इन्होंने कहा था यूनान को कि भी ये पैसे रखो और अपनी सेना का मजबूत करो, ठीक है। और इवन सिर्फ पैसे नहीं, वो खुद लड़ने भी आया था यूनान के साथ, तुर्की के विरुद्ध, ठीक है, तुर्की के विरुद्ध ये लड़ने भी आया था खुद। लेकिन 1824 में जो लॉर्ड बायरन है वो मर गया, ठीक है। तब फिर भी ये और तो हैं, इन सब ने इसका साथ दिया, फिर भी धीरे धीरे इन सब ने साथ दिया। तो भी एक समय आया जब भाई इस पर 1829 में ये भी रूस ने, इंग्लैंड ने और इन फ्रांस ने इसका साथ दिया यूनान का, और भी तुर्की हार गया, ठीक है। अब तुर्की हार गया, लेकिन भी अब ये बोला कि भी अब यूनान पे किसका कब्जा रहेगा, तो रूस बोला अब रूस पे
मेरा कब्जा रहेगा। तो ये बोले, तो यूनान वाले ने कहा कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, अगर हमने कब्जा रखवाना ही होता तो क्या तुर्की कम था, हम तुम्हारा कब्जा क्यों रखवाएं? अरे हमने तो ये संग्राम, ये युद्ध किया ही इसलिए था कि हम आज़ाद हो सकें। तो भी इस तरह से 1829 में रूस ने कब्जा कर लिया यूनान पे। लेकिन ये इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, इन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि भी रूस अब यूनान रूस का, तो इन्होंने फिर इसका साथ दिया। 1832 में फिर यूनान का युद्ध होता है रूस के साथ। रूस के साथ जैसे युद्ध हुआ, इन सब ने इसका साथ दिया तो रूस हार गया। और इस तरह से 1832 में कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर संधि हुई, जिसमें भी ये बात कही गई कि आज के बाद यूनान पर किसी का कब्जा नहीं है, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हो गया ना स्वतंत्र। देखो कितनी मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। अरे जब हम भारत से जब यहाँ पे अंग्रेज गए थे, और उस दिन को देखो हम कितना हर्षोल्लास से मनाते हैं हर साल, तो इनके लिए भी वही दिन है आज। कब? 1832 में, ठीक है, कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर। कितना अच्छा, मैं तो बहुत ही जो है ना, मेरा तो मन गदगद हो जाता है हिस्ट्री पढ़ के। अब देखो भी ये बात खत्म, ठीक है। अब भाई जो ये वाला साम्राज्य है ना, इस वाले हिस्से में सारा का सारा काम चलता है इनका, यूनान और ये तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य, रूस। अब देखो तुर्की तो कमज़ोर हो गया, तभी तो यूनान जीत गया था, ठीक है। 1829 में वो बात अलग है कि रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। ये जो ऑटोमन साम्राज्य है ना, इसमें छोटे छोटे एरिया हैं। अब इनमें तुर्की यहाँ पे है। ऑटोमन साम्राज्य इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि भी छोटे छोटे अलग अलग यहाँ के आपस में ईर्ष्या करने लगे थे कि भी हमें तो इस राजा से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, ठीक है। ये आपस में भी ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे भी छोटे छोटे जो एरिया पड़ते हैं, मैसेडोनिया, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, ठीक है। अब ये सारे, इनको कहते हैं हम बाल्कन नक्षत्र, बाल्कन नक्षत्र के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। अब जब रूस, इंग्लैंड और इन पे हमला करके जब इन्होंने यूनान को जिता दिया, इसका मतलब ये कमज़ोर है। अब ये कमज़ोर है तो रूस सोचने लगा भी कैसे करके मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हथिया लूँ। इंग्लैंड भी ऐसे ही सोचता है, भी फ्रांस भी ऐसे ही सोचता है, ये सारे सोचते हैं भी कैसे न कैसे करके इस पे अटैक करके कितना भी एरिया हमारे पास आ जाए बस, ठीक है। बाल्कन क्षेत्र का, ठीक है, मैसेडोनिया और भी सारे इलाके, और मोस्टली तो जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा है ना, वही बाल्कन क्षेत्रों में आता है। और जो यहाँ के बंदे हैं ना, इनको स्लाव कह के पुकारा जाता था उस टाइम पे, कि जो जहाँ पे बंदे रहते थे, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, मैं हरियाणा में रहती हूँ तो मैं हरियाणवी बोलते हैं, ऐसे ही जो बाल्कन प्रदेशों में बंदे रहते थे ना, उनको स्लाव कहते थे, ठीक है। क्या कारण थे? एक तो भी तुर्की का राजा कमज़ोर हो गया था, ये आपस में ईर्ष्या रखते थे, ये चाहते थे हमें राजा से आज़ादी चाहिए। दूसरा भी क्या है कि भी ये वाले जो रूस, जो यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमारे पास आ जाए कि हम इसको जीत लें, ठीक है। ये बातें थी, तो इसलिए भी बाल्कन जो क्षेत्र है, इनमें क्या था, एक तनाव का कारण बन गया था 1871 में, ठीक है। और ये प्रश्न बार बार हरियाणा बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, बाल्कन प्रदेशों में तनाव का कारण क्या था, ठीक है। और भी ये बात, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, जब 1871 में यहाँ पे विद्रोह होने शुरू हुए, भी इन्होंने भी अटैक किया, इन्होंने भी, तो धीरे धीरे इसी वजह से जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला, उसकी जो है ना भूमिका यहीं से तैयार हो गई थी, उसकी जो जड़ है वो यहीं से हो गई थी, क्योंकि बाल्कन प्रदेशों पे ज़्यादा हिस्सा अपना हथियाना चाहते थे, इसीलिए वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, जर्मेनिया, एक प्रश्न आता है, जर्मेनिया कौन थी, ठीक है। देखो जर्मेनिया क्या है, जर्मेनिया जब जर्मन राष्ट्रों का हमने एकीकरण करना था, तो उस टाइम पे इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए एक लेडीज़ का एक मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम रख दिया था जर्मेनिया। रियल में कोई लेडीज़ नहीं थी उस मतलब जर्मन में, जर्मेनिया नाम की। इन्होंने बस वहाँ के कलाकारों ने, वहाँ के कवियों ने अपनी मतलब एक कल्पना से एक लेडीज़ बनाई थी, जिसका नाम जर्मेनिया रख दिया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत माता है ना, भारत माता हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ऐसे ही जर्मेनिया, जर्मन जो इलाके हैं उनका, जर्मनी का वो करते थे, ठीक है। और एक और जर्मेनिया
देखो एक प्रश्न आता है, मैरियानो और जर्मेनिया कौन थी। देखो जब फ्रांस का एकीकरण हुआ, जब 1848 में होकर लुई फिलिप को भगाया गया, तो वहाँ पे लोगों ने मैरियान नाम की एक तस्वीर बनाई थी, जिसमें भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए उस मैरियान की तस्वीर को यूज़ किया जाता था। जैसे अब हम हैं, हम भारत माता की तस्वीर का यूज़ करते हैं कि भी लोगों में एक जोश पैदा हो, ठीक है। उस जोश को पैदा करने के लिए, एकजुटता की भावना को लेके आने के लिए हम भारत माता की तस्वीर का जो है ना यूज़ करते हैं। ऐसे ही जर्मनी जो मैरियान है उसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। जब 1848 में वहाँ का राजा हरा दिया था लुई फिलिप, और ये मतलब पूरा का पूरा फ्रांस गणतंत्र हो गया था, द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी वहाँ पे, ठीक है। तब 1850 में मैरियान की तस्वीर को फ्रांस की टिकटों पर भी छाप दिया गया था, ठीक है। और ऐसे ही जो जर्मेनिया है वो जर्मनी के एकीकरण का जो है ना प्रतिनिधित्व करती थी। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ नहीं था, होने वाला था, और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना था, तो जर्मेनिया के उसको एक तस्वीर बनाई वहाँ के कलाकारों ने, लोगों ने, ठीक है। और जो जर्मेनिया है उसके एक हाथ में तलवार होती थी, और ऊपर उसके जो है ना एक मुकुट सा होता था, जो कि भी ब्लूत के पत्तों का बना होता, ब्लूत की एक टहनी और उस पर पत्ते लगे होते, उसको गोल गोल करके टियारा सा बना के सर पे पहने हुए हैं। वो ब्लूत के वृक्ष को उस टाइम पे क्या मानते थे, वीरता का प्रतीक मानते थे, बहुत लंबा पौधा होता है, ठीक है। और ऐसे ही एक हाथ में तलवार है, तो तलवार क्या दर्शाती है कि भी वहाँ के जो बंदे हैं वो लड़ाई के लिए जो है ना तैयार बैठे हैं, हमें तो आज़ादी चाहिए, ठीक है। दूसरे हाथ में उसके एक झंडा होता है 3 रंग का, वो दर्शाता है कि भी हमें उदारवादी है, जो समाजवादी है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कि भी हमें तो आज़ादी चाहिए। उदारवाद का मतलब क्या, आज़ादी, कि जो आज़ादी चाहते हैं, जो समाज की भलाई चाहते हैं, समाजवादी उदारवादी, एक सा ही मतलब है दोनों का, उनका जो है ना प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। बस इतनी सी बातें, बहुत ही अच्छे से इस लेसन को तैयार करना। अब की बार तो आपके जो लेसन है कोरोना काल की वजह से सिर्फ हिस्ट्री में 3 ही लेसन डाल दिए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, और आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स सकते हो और कर सकते हो। और एक और बात बता दूं, अगर जो आपको यही वीडियो अगर हरियाणवी में चाहिए, तो मेरे चैनल पर मैंने यही वीडियो हरियाणवी में बना रखी है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले पार्ट में क्या है कि मैंने हरियाणवी में स्टोरी सुना रखी है, दूसरे पार्ट में वही प्रश्न जो मैंने पहले पार्ट में स्टोरी में समझाए हैं, बताए हैं, वही आपकी गाइड में से, एमडी गाइड में से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में करके जो है ना बता रखे हैं। क्योंकि देखो आप लोग, मेरे को पता है इतनी बातें लिखेगा कौन, तो लिखा हुआ तो आप बुकों में, गाइडों में से याद करते हो, तो भी मैंने एमबीडी की गाइड को, एक ऑथेंटिक बुक है, गाइड है, उसका यूज़ करके उसमें से आप लोगों को पढ़ा रखा है, हरियाणवी में समझा रखा है, इतने इनोवेटिव मेथड से, इतने फनी मेथड से, जाके वहाँ पर देख लेना, ठीक है। और भी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भी कम से कम एक बंदे के पास ज़रूर शेयर कर देना, सिर्फ एक बच्चे के पास, क्योंकि किसी को दान में पैसे देने से अच्छा उसको ज्ञान दिया जाए, ठीक है। 1000 रुपये किसी को दान देने से अच्छा है 1 घंटा आप उसको पढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, पैसे तो वो खर्च कर देगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को कम से कम एक 10th क्लास के बच्चे तक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और बस यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट में लिखना। तब तक के लिए बाय बाय।